कुरोगाने इकी सुबह की ट्रेनिंग खत्म करके जब घर वापस आता है, एक लड़की उसके घर में चेंज कर रही होती है और वो सब कुछ देख लेता है। पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस तरह देखा है तो लो तुम भी मुझे ऐसे ही देख लो। एक्चुअली ये किसी का घर नहीं, एक हॉस्टल का कमरा है। होगुन एकेडमी जो जापान के वन ऑफ द बेस्ट मैजिकल नाइट्स के स्कूल है। 7 स्टार बैटल फेस्टिवल जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट नाइट को डिसाइड किया जाता है और इस कंपटीशन में होगुन एकेडमी हर साल ही लगभग जीतती हुई आई है। पर पिछले कुछ सालों से एकेडमी का परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की स्टेला के कंप्लेन करने पर डायरेक्टर ने इकी को ऑफिस में बुलाया हुआ होता है। डायरेक्टर कहती हैं कि एक लड़की को चेंज करते हुए देखना तो गलत था ही, पर फिर अपने कपड़े भी उतारना यह तो और भी ज्यादा गलत है। इकी कहता है कि मैं तो बस बराबर कर रहा था। फिर स्टेला को वहां पर बुलाया जाता है जिससे कि इकी माफी मांगता है। कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, पर स्टेला उसे जो भी सजा देना चाहती है वो लेने को बिल्कुल तैयार है। और स्टेला भी उसके इस अच्छे नेचर को देखकर कहती है कि अगर तुम हाराकिरी परफॉर्म करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाराकिरी का मतलब ये होता है कि जब कोई समुराई एक सीरियस ऑफेंस कर देता है तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता है और इसे ही हाराकिरी कहा जाता है। इकी बताता है कि उसने तो बस कहने की बात कही थी, इतनी छोटी सी बात पर कोई अपनी जान थोड़ी देता है, और मैंने तो तुम्हें बस अंडरगारमेंट्स में देखा है और कुछ नहीं। इन बातों से स्टेला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कह दिए कि तुमने मुझे वहां पर घूर घूर कर देखा था और तुमने मेरा बहुत ही बड़ा अपमान किया है। तो इकी कहता है कि तुम इतनी ज्यादा ही खूबसूरत हो कि मैं तुमसे अपनी आंखें हटा ही नहीं पाया। और इन बातों से स्टेला का सारा गुस्सा पानी में बदल जाता है और वो शर्माते हुए कहती है कि एक अनमैरिड प्रिंसेस को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टेला एक प्रिंसेस है जो कि एब्रोड से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हुई है। इकी फिर कहता है कि वैसे तुम मेरे कमरे में चेंज क्यों कर रही थी। तब डायरेक्टर आकर बताती है कि वो दोनों रूममेट्स हैं और क्योंकि स्टेला बाद में आई थी तो उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इकी फिर डायरेक्टर से एक सवाल पूछता है कि रूममेट्स तो उन्हीं को ही बनाया जाता है जिनकी लेवल सेम होती है, पर वो तो एक एफ रैंक का है जो कि एकेडमी का सबसे वीकेस्ट है, जबकि स्टेला की रैंक ए है और वह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर डायरेक्टर बताती है कि उन दोनों को रूममेट इसलिए बनाया गया है क्योंकि इकी सबसे ज्यादा वीकेस्ट है और स्टेला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, और हमेशा ऑपोजिट ही अट्रैक्ट होते हैं। पर स्टेला ये बात मानने को ही तैयार नहीं थी, पर वो कहती है कि वो इकी का रूममेट बन सकती है, पर इसके लिए 3 कंडीशन उसे फुलफिल करने होंगे। इकी कोई बात नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता और वो कुछ देख भी नहीं सकता है कमरे के अंदर। इकी कहता है एटलीस्ट सांस तो लेने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। स्टेला कहती है तुम मुझे स्मेल करना चाहते हो ठरकी कहीं के। तब डायरेक्टर कहती है कि वो दोनों एक मॉक बैटल कर सकते हैं और जो भी इस बैटल को जीतेगा वही रूम के रूल्स क्या होंगे डिसाइड करेगा, और इकी इसके लिए बहुत ही जल्द मान जाता है। स्टेला ये देखकर थोड़ी शॉक होती है क्योंकि वो तो एफ रैंक का है और सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। स्टेला फिर कहती है कि जो भी इस बैटल को हारेगा वो जीतने वाले का सर्वेंट बनकर रहेगा, और इसके लिए भी इकी बहुत ही इजीली मान जाता है। स्टेला इसके बाद बैटल के लिए तैयार हो रही होती है और हम स्टेला के एक पास्ट को देखते हैं जब स्टेला को उसकी मॉम एक मैजिकल नाइट ना बनने का सलाह दे रही थी क्योंकि ये एक बहुत ही रफ जॉब है और वो एक प्रिंसेस है। और अभी ग्राउंड पर इकी और डायरेक्टर वेट कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कहती है कि वो सरप्राइज हुई थी जब इकी ने इस बैटल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इकी तब बताता है कि अगर वो 7 स्टार फेस्टिवल को जीत पाता है तो लो स्कोर होने के बाद भी वो यहाँ से ग्रेजुएट हो सकता है, और ये बात है डायरेक्टर ने खुद उसे कही है। और वैसे भी 7 स्टार बैटल में स्टेला के साथ उसका बैटल होगा ही, तो क्यों ना उससे पहले ही एक और बैटल हो जाए। उसके बाद स्टेला रेडी होकर बैटल के लिए आती है और कहती है कि उसने कुछ र्यूमर्स सुनी है कि इकी का लो स्कोर की वजह से वो फाइटिंग क्लास को भी अटेंड नहीं कर पाया था, तो अच्छा यही रहेगा अगर वो एक नाइट बनने का सपना छोड़ दे। पर इकी कहता है कि उसका ऐसा कुछ करने का कोई प्लान नहीं है। स्टेला कहती है कि क्या तुम यह बात मानते हो कि जो हार्ड वर्क करते हैं वो टैलेंट को बीट कर सकते हैं। इकी कहता है कि एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ। स्टेला को तभी वो वक्त याद आता है जब उसने बचपन में एक बैटल को जीता था और उसका जो ओपोनेंट था वो कह रहा था कि स्टेला के पास टैलेंट है इसलिए वो जीत रही है। और इन्हीं बातों से स्टेला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने भी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करी है। उसके बाद बैटल स्टार्ट होती है और इकी अपने सोर्ड इंतेसु को एक्टिवेट करता है और स्टेला अपने सोर्ड लावेटेन को। स्टेला उसके बाद पहले हमला करती है जिसको कि इकी डॉज कर देता है क्योंकि उसके सोर्ड की टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस की है, और इकी इसके बाद स्टेला के हर हमले को या तो डॉज करता है या तो उन्हें डिफेंड करता है। डायरेक्टर के पास एक लड़की नैने खड़ी थी जो कहती है कि तुमने भी नहीं सोचा था ना ऐसा कुछ होगा, और अब तक स्टेला इकी के ऐसे डिफेंस से बहुत ही ज्यादा थक गई थी। इकी तब कहता है कि तुम्हारे टेक्निक्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बस टैलेंटेड नहीं बहुत ही ज्यादा मेहनती भी हो, और ये बात स्टेला को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
पर अब तक इकी स्टेला के हर मूव को देखकर उन्हें कॉपी करने लगा था और यही उसकी टेक्निक है ब्लेड स्टील, जो कि उसने खुद ही से ही डेवलप की है क्योंकि उसे कभी किसी से भी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। और अभी स्टेला अपनी पूरी कोशिश करने लग जाती है पर वो इकी के हर हमले को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए स्टेला को अपने मैजिक एबिलिटी का यूज करना ही पड़ता है खुद को डिफेंड करने के लिए। पर वो इस बैटल को स्वॉर्ड के साथ ही जीतना चाह रही थी क्योंकि वो साबित करना चाह रही थी कि वो टैलेंटेड के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग भी है। पर उसे भी मैजिक एबिलिटी का यूज करना ही पड़ेगा बैटल को जीतने के लिए। पर जबकि इकी के पास कोई भी मैजिक एबिलिटी है ही नहीं क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी गिफ्टेड नहीं है। पर जब स्टेला रेडी होकर अटैक करती है, इकी तभी इटोसुरा अटैक का यूज करता है जिससे कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि स्टेला उस पर बिल्कुल भी एम नहीं कर पाती और वो उस पर फाइनल ब्लो देकर हारने में कामयाब रहता है। पर वो भी इसी के साथ बहुत ही ज्यादा थक गया था क्योंकि इकी ने अपने बचे हुए सभी एनर्जी का यूज एक ही मिनट में करा है और वो इस मूव को एक दिन में बस एक ही बार यूज कर सकता है। और इस बैटल को देखकर नेने कहती है कि इस साल की सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और अब अगले सीन में स्टेला हॉस्पिटल में थी और डायरेक्टर उसका हालचाल पूछने के लिए आए हुए थे। स्टेला कहती है कि वो भूल ही गई थी कि हार के बाद कैसा लिखता है। स्टेला तब डायरेक्टर से पूछती है कि इके जैसा कोई ब्लेजर जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, आखिर उसकी रैंक F क्यों है? एक्चुअली जिनके पास गिफ्ट होती है उन्हें ब्लेजर कहाँ जाता है और अगर आगे चलकर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें मैजिकल नाइट का टाइटल मिलता है। डायरेक्टर बताती हैं कि रैंक तुम्हारी एबिलिटी एज ए ब्लेजर कितनी है उस पर बेस्ट होती है, मतलब कि सोर्समैन स्किल और एजिलिटी को इवैल्यूएट किया नहीं जाता है। आगे वो कहती है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इकी के पास से बहुत से मौके छीने गए हैं पर उसने खुद को कभी इम्प्रूव करने से बंद नहीं किया। डायरेक्टर फिर स्टेला को इकी के फुटस्टेप को फॉलो करने को कहती है क्योंकि वो जिस एक्सीलेंस का पीछा कर रही है वो इकी को फॉलो करके वहां तक पहुंच सकती है। इसके बाद स्टेला जब वापस आती है वो देखती है कि इकी सोया हुआ है और स्टेला उसके पास आकर उसे टच करने लगती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़के को टच किया ही नहीं है, तो वो देखना चाह रही थी कि आखिर ये कैसा फील होता है। पर देखते ही देखते स्टेला कुछ ज्यादा ही आगे बह जाती है क्योंकि वो एक लड़के के बॉडी को देखना चाह रही थी। वैसे भी इकी ने तो उसे देखा है, पर तब इकी जाग जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और स्टेला इतनी ज्यादा चौंक जाती है कि उसके सर पे चोट लग जाती है। इकी फिर उसका ट्रीटमेंट कर देता है और स्टेला उससे माफी मांगती है उसे नीची नजरों से देखने के लिए। पर अभी बारी है पनिशमेंट की। स्टेला को वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कि इकी उसे कहेगा क्योंकि वो इकी की सर्वेंट है। स्टेला को लग रहा था कि इकी अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहेगा, पर इकी कहता है कि बस मेरी रूममेट बन जाओ। पर अगर स्टेला ये नहीं चाहती है तो वो रूम चेंज कर सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्योंकि स्टेला को इकी पसंद आने लग गया था, स्टेला रूममेट बनने के लिए मान जाती है, पर वो दिखाती है कि ऑर्डर है इसलिए वो कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ट्रेन से एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आ रही होती है और दूसरी तरफ स्टेला इकी के साथ रनिंग कर रही थी। और क्योंकि इकी दिन में 20 किलोमीटर तक दौड़ता है, वो कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं, पर स्टेला कहती है कि वो ये करना चाहती है। स्टेला फिर पूछती है कि आज तुम कुछ ज्यादा खुश लग रहे हो, तो इकी बताता है कि आज उसके बहन एकेडमी को ज्वाइन करेगी जिससे कि वो सालों बाद जाकर मिलेगा। इसके बाद क्लास में टीचर यूरी बताती है कि अभी तक 7 स्टार फेस्टिवल में रिप्रेजेंटेटिव को एबिलिटी स्कोर के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता था, पर इस साल से इसको चेंज किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे ये बैटल करके डिसाइड किया जाएगा जिसमें कि सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं और ये मैचेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी और उन्हें 10 से ज्यादा बैटल करनी पड़ेगी और उनका हर बैटल 3 से 4 दिन में एक बार होगा। यानी इकी हर मैच में इटोसुरा का यूज कर सकता है जिसको कि वो दिन में बस एक ही बार यूज कर पाता है। और अगर कोई चाहता है तो वो अपना नाम बैटल से कभी भी विथड्रॉ कर सकता है। पर इसी के साथ यूरी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, उन्हें 1 लीटर खून की उल्टी होती है और ऐसा उनके साथ लगभग रोज ही होता है। इकी उन्हें कहता है कि आपको आपका ख्याल रखना चाहिए। इकी फिर स्टेला को बताता है कि उसे यहाँ पर एडमिशन यूरी की वजह से मिली है, पर यूरी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर आखिरी साल बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। और वहां से आते वक्त स्टेला इसी के बारे में पूछती है। इकी बताता है कि लास्ट ईयर वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाया था उसके लो एबिलिटी स्कोर की वजह से, पर उसके एडमिशन से पहले ऐसा कोई रूल ही नहीं था। तब एक लड़की कागामी भागकर आके इकी को पकड़कर कहती है कि मॉक बैटल को देखने के बाद वो तो उसके बहुत बड़ी फैन हो गई है, पर उसका इतना ज्यादा क्लोज आना स्टेला को कुछ पसंद नहीं आता और वह वहां से गुस्से से जाने लगती है। तो इकी भी बाद में बात करेगा कहकर स्टेला के पीछे जाने लगता है। पर तब वहां पर वही लड़की शिजुको आती है जो कि इकी की सिस्टर है, जिसने के 2nd हाईएस्ट नंबर रख के एडमिशन ली है। शिजुको फिर सभी लोगों के सामने इकी को किस करने लगती है
और कागामी जो कि न्यूज़पेपर क्लब की मेंबर है वो फोटोज लेने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत बड़ी खबर मिल गई है। वहीं पर स्टेला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन है। शिजुको बताती है कि किस प्यार दिखाने का एक तरीका होता है जो कि एक लड़का और लड़की में होता है। तो जो सिबलिंग्स प्यार करते हैं तो क्या वो लोग ऐसा नहीं कर सकते? पर स्टेला कहती है कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। पर शिजुको उसे अनसुना करते हुए कहती है कि चाहे तो आज रात हम लोग एक साथ सो भी सकते हैं। इकी कहता है कि तुम्हें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो शिजुको कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और फिर वो अगेन किस करने की कोशिश करती है पर स्टेला उसे खींचकर पीछे ले आती है और इकी को कहती है कि आखिर तुम ऐसा कुछ होने क्यों दे रहे हो। शिजुको तब गुस्से में कहती है कि तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो, आखिर तुम हो कौन? स्टेला कहती है कि वेल मैं रिलेटेड हूँ, मैं उसकी। और वो सभी लोगों के सामने कहती है कि वो इकी की सर्वेंट है। और ये सुनकर सभी लोग बड़े ही ज्यादा शौक हुए थे और कागामी को तो एक बढ़िया खबर मिल गई है क्योंकि स्टेला एक प्रिंसेस है जो कि यहाँ पर सर्वेंट बने घूम रही है। तब इकी कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर स्टेला कहती है कि ऐसा ही है, तुमने ही तो मुझे ऑर्डर दिया था। और सब लोग इसे गलत तरीके से सोचने लगते हैं। शिजुको पूछती है कि क्या ये सच है? इकी कहता है कि वेल मैंने ऑर्डर तो दिया था पर वो ऐसा नहीं था। शिजुको कहती है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसे बचा लूंगी। और वो उसके स्वॉर्ड को निकाल लेती है और कहती है कि मेरी ताकत है वाटर, तो मैं उसे यहाँ पर मार सकती हूँ। इकी उसे समझा रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ करना मना है। पर तब स्टेला भी अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार हो गई थी। दोनों पहले एक दूसरे को बहुत ही ताना मारते हैं जिसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर देते हैं। और इसलिए डायरेक्टर दोनों को सभी गर्ल्स वॉशरूम को साफ करने का काम देती है क्योंकि एकेडमी के अंदर या बाहर स्वॉर्ड एंड पावर जिन्हें के डिवाइस कहा जाता है उनका यूज करना मना है। पर क्योंकि दोनों का ही आज पहला दिन था तो दोनों को एकेडमी से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उसके बदले उन्हें एक हफ्ते तक सभी गर्ल्स वॉशरूम को साफ करना होगा। और पूरे दिन झगड़ने के बाद शाम को शिजुको कहती है कि मेरे भाई से दूर ही रहना। तो स्टेला बताती है कि इकी और वो रूममेट्स हैं। पर शिजुको का कोई भी फिक्र नहीं क्योंकि स्टेला के इस बॉडी से इकी बिल्कुल भी नहीं बहेगा। और बातों बातों में स्टेला को पता चलता है कि पास्ट में इकी के साथ ऐसा बिहेव किया गया था जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। शिजुको फिर जब अपने कमरे में वापस आती है उसे अपना रूममेट एलिस दिखता है जिससे कि वो पहली बार मिल रही है और वो एक गे टाइप का लड़का है। वहीं पर स्टेला हॉस्टल के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि इकी के साथ पास्ट में क्या हुआ होगा। तब इकी ट्रेनिंग करके वापस आता है और स्टेला उससे पूछती है कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया गया है जैसे कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते? इकी कहता है तुम्हें ये बात शिजुको ने कही है ना। और वो ये भी कहता है कि वो इसके बारे में बात करने का सोच रहा था पर ये एक डिप्रेसिंग स्टोरी है। इकी बताता है कि रियोमा कुरोगा ने फेमस समुराई जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड वॉर में जापान को जीत दिलाई थी वो इकी के ग्रैंडफादर हैं। इकी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाह रहा था। जेनरेशन से कुरोगा ने फैमिली ब्रिलियंट ब्लेजर्स को प्रोड्यूस करती हुई आई है। पर फिर आया इकी जिसके पास कोई भी गिफ्ट नहीं था, इसलिए उसे इस तरह ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इवन फैमिली इवेंट्स में भी उसके लिए कोई भी चेयर रखी नहीं जाती थी और इकी खुद का मजाक बनते हुए हर जगह पर सुनता रहता था। और फिर एक न्यू ईयर पार्टी में इकी से और सहा नहीं गया और उसने घर छोड़ दिया। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, ऊपर से वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और इकी समझ चुका था कि आज उसकी यहाँ पर डेथ हो जाएगी। पर वो ऐसे बिल्कुल भी मरना नहीं जा रहा था। तब उसे अपने सामने अपने ग्रैंडफादर रियोमा दिखते हैं। रियोमा ने उसे कहा था कि क्या तुम कमजोर हो इसलिए इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो? इस फीलिंग का मतलब ये है कि तुमने अभी तक हार नहीं मानी है और अगर तुम इस फीलिंग को अपने अंदर ही बनाए रख पाते हो तो तुम जो चाहे वो बन सकते हो। क्योंकि याद रखो हम लोग वो क्रिएचर्स हैं जिनके पास पंख ना होने के बाद भी हम लोग चांद तक जा चुके हैं। और इन्हीं बातों को सुनकर इकी ने ठान लिया था कि वो उन्हीं की तरह बनकर रहेगा। पर कभी किसी ने उसे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए वो खुद ही ट्रेनिंग किया करता था और उसे फाइनली इस एकेडमी में दाखिला मिल गया। पर उसके फैमिली एक फेलियर को मैजिकल नाइट बनते हुए देखना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए डायरेक्टर जो कि रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं उन्होंने ऐसे रिक्वायरमेंट रखे जिससे कि इकी कभी ग्रेजुएट ही ना हो सके। और ऐसा सब उस डायरेक्टर ने उसके फैमिली के प्रेशर की वजह से किया था। पर अभी जो करंट डायरेक्टर है सिंगुजी सेंसे वो इकी को सपोर्ट करती है। स्टेला बताती है कि एक टाइम पर उसे भी ऐसा कुछ फील होता था और ये सारी बातें शिजुको भी एलिस को बता रही होती है। वो कहती है कि जिस दिन उसे पता चला कि इकी के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया गया है वो अपने फैमिली से ही हेट करने लग गई थी। एलिस फिर कहता है कि बहुत समय पहले उसके लाइफ में भी शिजुको जैसा कोई था, इसलिए वो शिजुको के बातों को समझ सकता है। और वो शिजुको को कहता है कि तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो और तुम्हें जो भी कहना है तुम अपना दिल खोलकर कह सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में जब इक्की नहा रहा था स्टेला अंदर आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें नहला देना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक सर्वेंट हूँ और ये मेरी ड्यूटी है।
पर उसके पास आने का रीजन तो कुछ और ही है। इकी कहने लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, पर स्टेला के गुस्सा करने पर वो मान जाता है। पर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि यह उसका फर्स्ट टाइम है। स्टेला फिर पूछती है कि क्या तुम्हें बॉल्स पसंद है? मैंने देखा था कागामी के पास आने पर तुम बहुत ही खुश हुए थे और तुम मुझे भी वैसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। और सच सच पूछने पर इकी हाँ कहता है कि उसे पसंद है और स्टेला और भी ज्यादा करीब आ जाती है, पर इसी बीच उसका टॉप निकल गया था और ये पता चलने पर दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में इकी और स्टेला शॉर्ट बैटल के प्रैक्टिस कर रहे थे और अब ईमेल के थ्रू स्टेला को बता दिया जाता है कि उसकी ओपोनेंट मोमोटानी है जो कि 3rd ईयर का है और इकी जिसने उसे पहले देखा है उसका इन्फॉर्मेशन देने लगता है, पर स्टेला मना करती है क्योंकि वो एक फेयर बैटल चाहती है और वैसे भी आगे चलकर उसे अननोन ब्लेजर से मिलेंगे, तो अभी से ही इसके प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद दोनों ही क्लास के लिए जा रहे होते हैं, पर क्योंकि कल वीकेंड है स्टेला इकी से डेट के बारे में पूछना चाह रही थी, पर वो पूछने से बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी और वो पूछ पाती उससे पहले शिजुको का मैसेज आ जाता है कि कल शॉपिंग के लिए चले और इकी उसे हाँ भी कह देता है और स्टेला वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में स्टेला, इकी, शिजुको जिसके साथ एलिस भी आया हुआ था और दोनों मिलते ही झगड़ने लग जाते हैं। एलिस फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इकी को देखकर कहता है कि मैं भी शायद तुम्हें ट्राई कर सकता हूँ, पर शिजुको का रिएक्शन कुछ ऐसा था तो एलिस कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद वो शॉपिंग के लिए चलते हैं और शिजुको इकी का हाथ पकड़कर चल रही होती है। स्टेला कहती है कि अब ये क्या है? शिजुको कहती है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, बचपन से हम लोग ऐसे हाथ पकड़कर चलते हैं। तो स्टेला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी हाथ पकड़ूंगी। तो शिजुको बताती है कि जो तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है तुम उसका हाथ पकड़ना चाह रही हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में कुछ तो बात है। पर स्टेला इसे शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं कोई भी बात नहीं है, मैं बस एक सर्वेंट हूँ, और उसे ऐसे ही पीछे पीछे चलना पड़ता है। और फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड जो कि सीसीटीवी से नॉर्मली नजर रख रहे थे, तभी वहां पर कोई आता है। यहाँ पर वो लोग एक रेस्टोरेंट में स्नैकिंग कर रहे थे जिसे कि एलिस ने ही ढूंढा है और उसे ऐसी जगह और ड्रेसिंग के बहुत ही अच्छे सेंस है। तब इकी शिजुको के गाल पर आइसक्रीम लगी थी उसे साफ करता है और उसे खा लेता है और ये देखकर स्टेला अपना पूरा मुंह आइसक्रीम से भर देती है, पर ये इतना ज्यादा था कि इकी टॉवल लेने जाता है। शिजुको फिर कहती है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं, और एलिस कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो चाहती हो वो पूरा हो जाए। इसके बाद कुछ लोग रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, पर तब इकी और एलिस वॉशरूम आए हुए थे। इकी बताता है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि शिजुको एलिस के साथ इतनी ज्यादा घुल मिल गई है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव और शर्मिली है नए लोगों के सामने और वो हर किसी से दोस्ती भी नहीं करती है। इकी फिर एलिस को शुक्रिया कहता है शिजुको का साथ देने के लिए। तब 2 लोग अंदर आकर गोलियां बरसाने लग जाते हैं और वो भी किसी बीसो के ऑर्डर पर अंदर कोई भी नहीं था। दोनों एलिस का डिवाइस यूज करके छुप गए थे और एलिस के डिवाइस का नाम है हर्मिट ऑफ डार्कनेस और वो शैडोज का यूज करके यहाँ वहाँ पर मूव भी कर सकता है। इसलिए दोनों इसी से चलते हैं चेक करने की आखिर बाहर क्या हो रहा है। वो पहले सिक्योरिटी रूम में चलते हैं जहाँ पर के गार्ड्स को पकड़कर सुला दिया गया था। इकी फिर सिंकुजी सेंसे से बात करता है और वो बताती है कि यह खबर न्यूज पर भी आ रही है और उस जगह को पुलिस ने हर जगह से घेर लिया है। पर जो भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है ये बस पैसे के लिए नहीं कर रही है, उन लोगों का पैसे के साथ और भी कुछ मकसद होगा। और क्योंकि उन लोगों की टीम में एक ब्लेजर भी है तो उन चारों को ही परमिशन दे दी जाती है कि वो लोग अपने डिवाइस का यूज कर सकते हैं क्योंकि पुलिस को भी उन लोगों की मदद चाहिए। और अब उस एरिया में जहाँ पर कि सभी लोगों को हॉस्टेज पकड़कर रखा गया था, शिजुको बताती है कि उसके पास एक आइडिया है पर उसे टाइम चाहिए। तब तक स्टेला को उनका ध्यान भटका कर रखना पड़ेगा। तब उनमें से एक आदमी एक लेडी और उसके बच्चे को परेशान करने लगता है, इसलिए स्टेला को आगे आना पड़ता है उन्हें बचाने। और वो आदमी स्टेला पर गोलियां बरसाने लग जाता है, पर एम्प्रेस ड्रेस की वजह से गोलियों से उसका कुछ भी नहीं होता। स्टेला कहती है कि अपने बॉस को बुला, मुझे उससे ही बात करनी है। और तब उनका बॉस बीसो एंटर करता है जो कि स्टेला की आइडेंटिटी जानता है। फिर वो अपने ही आदमी पर गुस्सा करता है हॉस्टेजेस पर हाथ उठाने के लिए, पर क्योंकि उस बच्चे को भी डिसिप्लिन नहीं सिखाई गई और वो बीच में बातें कर रहा था तो बीसो कहता है कि मुझे इसे मारना ही पड़ेगा ताकि इसे पनिशमेंट मिल सके। पर बीसो उसके हमले को रोककर इसे बहुत ही इजीली काउंटर कर देता है और उसके डिवाइस का नाम है जजमेंट रिंग और वो भी एक ब्लेजर है जिसका बेसिकली काम है ओपोनेंट के पावर को सोकर ओपोनेंट के ऊपर ही यूज करना। बीसो उसके बाद स्टेला को एक ऑप्शन देता है जिससे कि वो सभी हॉस्टेजेस को बचा सकती है, पर उसे अपने सारे कपड़े उतारकर बीसो से माफी मांगनी पड़ेगी। ये देखकर इकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर एलिस उसे शांत रहने को कहता है और फिर स्टेला एक एक करके अपने कपड़े निकालने लगती है। ये देखकर इकी और सह नहीं पाता और वो जाने लगता है तो एलिस उसके शैडो को पेन करके उसे रोक देता है
क्योंकि शिजुको के पास बेस्ट मैजिकल पावर्स है तो वो उन्हीं का यूज करके एक बैरियर बना सकती है। और ठीक ऐसा ही होता है। शिजुको पानी से एक बैरियर को क्रिएट करती है। बीसो अपने लोगों को गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देता है, पर बैरियर होने की वजह से वो सभी लोग अंदर पूरे ही सेफ थे। इसलिए अब इकी फ्रीली नीचे चलता है और इटोसुरा अटैक का यूज करता है। वो अपने कलर सेंसर्स को बंद कर देता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा ताकत मिल सके। और इकी बहुत ही तेजी से बीसो का हाथ काट देता है। इकी कहता है कि तुमने स्टेला के साथ जो भी किया है, मैं तुम पर अभी बहुत ही ज्यादा दया दिखा रहा हूँ। इकी उसके बाद स्टेला को गले लगाता है और उससे माफी मांगता है कि इतना सब कुछ हो गया और वो कुछ कर नहीं पाया। पर अब इकी इटोसुरा का यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक गया था। और तभी हॉस्टेजेस में से एक और ब्लेजर निकलती है जो कि बीसो के टीम की है। और वो एक लेडी को पकड़ लेती है और डिमांड करती है बीसो और बाकियों को छोड़ देने की। पर तब एक और ब्लेजर कहीं से आता है और उन्हें अपने एरो से मार देता है। और उसने खुद को इस कदर सील कर लिया था कि एलिस को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। और इस लड़के का नाम है किरीहारा, जिसे कि इकी जानता है। इस इंसिडेंट के बाद सारा का सारा क्रेडिट किरीहारा को मिल जाता है और सभी लड़कियां बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी, बस शिजुको और स्टेला को छोड़कर। तब इकी भी जाकर किरीहारा को शुक्रिया कहता है उन्हें बचाने के लिए। पर किरीहारा इकी को इंसल्ट करता है ये कहकर कि उसका काम है कमजोरों को बचाना, तो उसने बस यही काम किया है। स्टेला तब गुस्से में बात करने आती है पर इकी उसे रोकता है। किरीहारा फिर हंसने लगता है और कहता है कि लगता है तुमने उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई है कि तुम एक डरपोक हो जो कि मुझसे बैटल करने में डरते हो। किरीहारा फिर उसे मेल चेक करने को कहता है क्योंकि पहला मैच इकी का किरीहारा के साथ ही है जो कि लास्ट ईयर एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है। अब नेक्स्ट सीन में स्टेला का मैच मोमोतानी से होता है और स्टेला पहले ही वॉर्न कर देती है कि उसे बहुत ज्यादा चोटें लग सकती है क्योंकि ये एक रियल बैटल है। और स्टेला के डर से मोमोतानी पहले ही गिव अप कर देता है। और अभी तक एलिस और शिजुको भी अपना अपना पहला मैच जीत चुके थे। पर वहीं पर इकी बैठकर किरीहारा के बैटल्स को देख रहा था, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि किरीहारा खुद को कम्प्लीटली इनविजिबल कर लेता है, जिससे कि ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि आखिर उसके एरोस कहाँ से आ रही हैं। और यही उसके डिवाइस ओबोरोजुकी की स्पेशलिटी है। पर वो कभी वाइड रेंज ब्लेजर्स के खिलाफ बिल्कुल भी फाइट नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो उनके खिलाफ जीत नहीं पाएगा। पर स्टेला को इकी के बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो एक क्लोज कॉम्बैट का फाइटर है। तो इकी कहता है कि चिंता मत करो, मैं जीत जाऊंगा, मुझे एक रास्ता मिल चुका है। और फिर शाम को जब इकी रनिंग कर रहा था, एलिस उससे बात करने के लिए आता है और पूछता है कि लास्ट ईयर उसके और किरीहारा के बीच में क्या हुआ था। इकी बताता है कि लास्ट ईयर जो डायरेक्टर थे उनके कुरोकाने फैमिली से बहुत ही अच्छा रिलेशन थे और वो बस एक रास्ता खोज रहे थे जिससे कि इकी को एकेडमी से एक्सपेल किया जा सके। इसलिए किरीहारा को लगा कि इकी एक अच्छा टारगेट है, तो उसने इकी को बहुत ही ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश करी, उसे डुएल करने का चांस दिया ताकि वो खुद को प्रूफ कर सके। और वो इकी पर एरोज भी मारने लगा, पर इकी ने कोई भी पलटवार नहीं किया क्योंकि डिवाइस यूज़ करने से उसे निकाल दिया जाता, पर किरीहारा को नहीं। और अगर इस बार भी सिचुएशन नहीं बदलती तो इकी कहता है कि वो खुद को प्रूफ करता चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। इसके बाद अगले दिन इकी के बैटल को भी टाइम था, इसलिए स्टेला कहती है कि दूसरों के बैटल देखने चलते हैं, पर इकी कहता है कि वह वेटिंग रूम में फोकस करना चाहता है। इकी फिर आकर पहले अपने मैच को कंफर्म करता है कि वो ये फाइट करेगा। तब नैने वहां पर आती है जो कहती है कि ये बैटल्स बिल्कुल सीरियस बैटल्स होंगी, तो उसे इसमें चोटें भी लग सकती है। पर इकी कहता है कि उसे बहुत टाइम बाद खुद को प्रूव करने का मौका मिला है। इकी फिर कहता है कि आप तो केओ के टॉप लीग के नैने साइक्यो है ना, आपको तो एकेडमी में हर कोई जानता है। एक्चुअली नैने और सिंगुजी सेन से एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं और नैने इस बार एकेडमी में गेस्ट फैकल्टी भी है और वो आज रात इकी को एक स्पेशल प्राइवेट लेसन देने की भी बात करती है। पर तब सिंगुजी सेन से आकर नैने को बैटल्स में कमेंट्री करने भेज देती है और उनके जाने के बाद इकी बैठकर अपना मन एकाग्र करने लगता है कि उसने अभी तक इस मोमेंट का ही इंतजार करा था, इतनी ज्यादा मेहनत करी थी। और फिर कुछ देर बाद किरीहारा और इकी के बैटल का टाइम हो जाता है, जिसको कि देखने पूरा स्टेडियम आया हुआ था क्योंकि किरीहारा जो कि लास्ट टाइम का रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है और इकी जिसने स्टेला को हरा दिया है जो कि रैंक ए की थी। और फिर बैटल स्टार्ट होने के बाद इकी कोई हमला कर पाता, किरीहारा एरिया इनविजिबल का यूज करता है और पूरे जगह को जंगल में बदल देता है जहाँ पर कि वो खुद को कंसील कर लेता है और एरोज फायर करने लगता है। पर इकी हर एरो को रोक रहा था, उन्हें डिफेंड कर पा रहा था एंड देन वो किरीहारा पर डायरेक्ट हमला भी करने में सफल रहता है। किरीहारा कहता है कि कहीं तुम इस बैटल को जीतने का तो नहीं सोच रहे,
और किरिहारा अपने अल्टीमेट मूव का यूज करता है और एगन इनविजिबल हो जाता है और एरोस को फायर करने लगता है। पर इस बार एक ट्विस्ट था और एरोस को फायर करने लगता है पर इस बार एक ट्विस्ट है। किरिहारा एरोस मारने से पहले कह रहा था कि वो कहाँ से एरोस को मारेगा और कहाँ पर मारेगा, पर इस सब के बाद भी इकी उन्हें रोक नहीं पा रहा था और वो लगातार इंजर्ड होता जा रहा था, क्योंकि इस बार किरिहारा की तरह एरोस भी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। और इस एबिलिटी को किरिहारा ने न्यूली ऐड किया है और अब इकी पूरा ही होपलेस लग रहा था, जो देखकर तीनों ही बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे। स्टेला और शिजुको बात कर रहे थे कि आखिर इकी ने मैच के स्टार्टिंग में ये हमला क्यों नहीं किया, जबकि उसे पता है कि उसका एनिमी इनविजिबल हो सकता है। एलिस बताता है कि ऐसा नहीं है कि उसने किया नहीं, वो बस कर नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। और स्टेला को याद आता है कि इकी ने मैच से पहले किया था कि तुम चिंता मत करो, मैं मैच को जीत जाऊंगा, जबकि इकी कभी भी ऐसे बात नहीं करता है। और अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर खुद को प्रूफ करने का प्रेशर है। तब किरिहारा इकी को वर्स्ट वन कहकर चिढ़ाने लगता है कि उसे 7 स्टार बैटल्स में जीतना होगा, तभी जाकर वो ग्रेजुएट हो सकता है। और सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं और पूरा ही स्टेडियम वर्स्ट वन के चीयर से गूंजने लगता है। स्टेला तब गुस्से में कहती है कि सब लोग चुप हो जाओ और वो इकी को कहती है कि तुम मेरे फेवरेट नाइट हो, आखिर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। और फिर इन बातों से इकी का अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिल जाता है। पर किरिहारा श्योर है कि इकी चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पर इकी तभी इटोसुरा अटैक का यूज करता है और अपने ऊपर जितने भी कर्स लगे थे, वो कहाँ से लगे थे, किस एंगल से लगे थे, उन सभी को ही एनालाइज करता है। और वो पहली बार किरिहारा के एक एरो को रोक देता है और ये देखकर किरिहारा के अंदर डर बढ़ता जा रहा था। वो लगातार एरोस का यूज करने लगता है पर इकी उन्हें बहुत ही इजीली रोक रहा था, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा उसके एबिलिटी ब्लड स्टील का भी है, जिससे कि उसने हमलों को एनालाइज किया है। और अभी वो एक और अटैक का यूज परफेक्ट विजन का यूज करता है। तो किरिहारा डर के मारे मिलियन रेन एरोस का यूज करता है, जिसमें कि एरोस के बारिश हो जाती है, पर इससे भी कोई काम नहीं बनता। इसलिए वो इमोशंस का यूज करता है और कहता है कि हम लोग तो दोस्त है ना, और वो अपनी हार मान लेता है। और इकी भी किरिहारा को बस 1 ही मिलीमीटर से छोड़ देता है और यहाँ पर विनर इकी होता है। पर इसके बाद इकी बेहोश हो जाता है और उसे होश आता है हॉस्पिटल में और स्टेला उसके पास ही बैठी हुई थी और शिजुको अंदर नहीं गई थी दोनों को उनका स्पेस देने के लिए, क्योंकि उसने स्टेला के चेहरे पर इकी के लिए फिक्र देखी थी। और अब यहाँ पर इकी स्टेला को कहता है कि वो उसे पसंद करता है, जिसके बाद स्टेला उसे आंखें बंद करने को कहती है और फिर उसे किस करती है, जिसका मतलब कि वो भी इकी को पसंद करती है। इकी फिर कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के भी बियॉन्ड जा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही टॉप नाइट्स बने और फाइनल में मैं तुम्हारे साथ ही फाइट करना चाहता हूँ। और स्टेला भी कहती है कि पर इस बार मैं दोबारा नहीं हारूंगी। अब नेक्स्ट सीन में स्टेला ट्रेनिंग करते हुए सोच रही थी कि उनके लवर्स बने भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर उन लोगों ने अभी तक लवर्स जैसा कुछ भी नहीं किया है और उसे इसकी चिंता हो रही है। दूसरी ओर इकी अपना एक और मैच जीत चुका था। उसके बाद अगले दिन क्लास में कागामी और कुछ लड़कियां इकी के बैटल्स को देखकर उसके बहुत बड़ी फैन हो गई थी और वो चाहती है कि इकी भी उन्हें ट्रेनिंग दे और वो थोड़ा बेहतर हो सके। पर इकी स्टेला को देखता है जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही थी उनके पास आने से, पर वो लड़कियों को ट्रेनिंग देने से मना नहीं कर पाता और वो मान जाता है। वहीं पर क्लास के कुछ लड़कों को इससे जलन हो रही थी क्योंकि सभी लड़के इकी के पीछे पागल हैं। तब यूरी क्लास लेने आती है पर वो फिर से बीमार हो जाती है। खैर उसके बाद कमरे में स्टेला पूछती है कि अगर वो लड़कियों को ऐसे ट्रेनिंग देता रहेगा तो फ्यूचर में वो अपने लिए कंपटीशन ही बढ़ा रहा है। तो इकी कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी और वैसे भी कंपटीशन के बाहर भी एक दुनिया है, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तभी सोर्समैन्स के स्किल उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा बहुत तो काम आ जाएंगी। और स्टेला भी इकी के इस नेचर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है। पर फिर वो पूछती है कि 2 हफ्ते हो गए हैं और उन लोगों ने अभी तक लवर्स जैसा कुछ भी नहीं किया है। पर इकी तो अभी तक ये सब कुछ सुने बिना ही सो गया था। और फिर अगले दिन इकी बेसिक ट्रेनिंग से शुरुआत करता है। तब क्लास के वही लड़के आते हैं जिनको की जलन हो रही थी और वो डायरेक्ट ही अपने डिवाइस के साथ हमला कर देते हैं। पर इकी उन सभी को अपने हाथों से बहुत ही इजीली हरा देता है और वो सभी लोग बहुत ही जल्दी सॉरी कह देते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्हें बस जलन हो रही थी और अभी वो भी इकी से ही ट्रेनिंग चाहते हैं। और अभी इकी इन सभी को भी एक साथ ही ट्रेनिंग देने लगता है। तब कुछ और भी लड़कियां आती है और इकी उन्हें भी ले लेता है। फिर कुछ देर बाद जब इकी ट्रेनिंग दे रहा था स्टेला इकी के लिए ड्रिंक लेकर आई थी क्योंकि उसे प्यास लगी होगी, पर वो ये पूछ पाती और उसे दे पाती। शिजुको लाकर ऑरेंज जूस उसे दे देती है
और स्टेला जो ड्रिंक लाई थे वो गुस्से में खुद ही दोनों ड्रिंक्स को पी जाती है। शिजुको तब इकी से स्वॉर्ड्समैन स्किल सीखने की बात करती है, पर इकी कहता है कि फैमिली में तो एक से बढ़कर एक स्वॉर्ड्समैन है। तो शिजुको कहती है कि वो अपने फैमिली से नफरत करती है, इसलिए उसने उन लोगों से कुछ भी नहीं सीखा है, इसलिए इकी भी उसे सिखाने के लिए मान जाता है। तो स्टेला कहती है कि तो फिर मुझे भी सिखाओ, पर इकी मना कर देता है और स्टेला गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी वो एलिस से मिलती है, जिसके पास वो एक रोमांटिक सिमुलेटर गेम देखती है और वो उसे रूम में लाकर खेलने लग जाती है ताकि वो सीख पाए कि इकी से आखिर बात कैसे करनी है, उसे पटाना कैसे है। इसी बीच इकी वापस आ जाता है तो स्टेला का हाल कुछ ऐसा होता है। तब इकी बताता है कि कल वो शिजुको और बाकियों को लेकर पूल जा रहा है उन्हें वहां पर स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग देने, पर स्टेला गुस्सा थी क्योंकि उसे तो इकी कुछ भी सिखा नहीं रहा। तब इकी कहता है कि मुझे कुछ कहना है और वह बताता है कि वो स्टेला को इसलिए कुछ भी नहीं सिखा रहा क्योंकि स्टेला अभी जिस लेवल पर है इकी वहां से कुछ भी सिखा नहीं सकता है। ऊपर से दोनों की फाइटिंग स्टाइल भी अलग है और स्टेला हमेशा से ऐसी काम करती है जो कि इकी की इमेजिनेशन से बहुत ही पार होता है। और ये बातें सुनकर स्टेला बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और अगले दिन बस में स्टेला इकी के पास से बस में बैठी थी और बहुत ही खुश लग रही थी। उसके बाद पूल में सभी लोग तैयार हो जाते हैं और ये सीन देखकर लड़के कह रहे थे कि मास्टर इकी को फॉलो करना सच में ही वर्थ इट है। खैर इकी उसके बाद उन्हें ट्रेन करने लगता है और ये सब कुछ स्टेला दूर बैठकर देख रही थी और वो चाह रही थी कि इकी उसके साथ भी थोड़ा टाइम बिताए, पर क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था स्टेला दूर से इकी के ट्रेनिंग को फॉलो करने लगती है। तब कागामी बात करने आती है और पूछती है कि तुम और इकी डेट कर रहे हो ना, तो स्टेला पहले ही मना कर देती है। तो कागामी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मतलब कि मेरा लाइन क्लियर है, मैं ये चांस लेकर रहूंगी और इकी को अपना बनाऊंगी। और स्टेला इन बातों में फंस जाती है और बता देती है कि वो दोनों ही डेट कर रहे हैं, पर कागामी ये बात किसी को नहीं बताई कहती है, पर वो जानना चाहती है कि क्या दोनों ने अभी तक लवर्स जैसा कुछ किया है। तो स्टेला कहती है कि उन लोगों ने अभी तक ठीक से किस भी नहीं करी है। वहीं पर शिजुको और एलिस बैठकर इकी को ट्रेन करता हुआ देख रहे थे। शिजुको कहती है कि क्या अपने ब्रदर को लाइक करना गलत है। एलिस कहता है कि अगर तुम्हें यह पता है पर तुम फिर भी लाइक करती हो, मतलब कि ये एक सच्चा प्यार है। दूसरी ओर स्टेला भी कागामी से डिस्कस कर रही होती है कि वो चाहती है कि वो दोनों कपल जैसा कुछ तो करें। कागामी पूछती है कि क्या तुमने यह बात उसे बताई। स्टेला मना करती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो इकी को लगेगा कि वो एक डिस्ग्रेस्ड लड़की है। दूसरी ओर एलिस और शिजुको डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे शिजुको अपना चांस बढ़ा सकती है। वहीं पर कागामी कह रही थी कि स्टेला को अपनी बात खोलकर इकी को बतानी चाहिए क्योंकि उसने इकी को देखा था जब वो स्टेला को बिकिनी में देखकर देखता ही रह गया था। और फिर कागामी इकी को बुलाकर लाती है और इकी कहता है कि कागामी ने कहा कि तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें करनी है, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या चीज़ें ऐसे चल सकती हैं? पिछले 2 हफ्तों से हम लोगों ने कुछ भी कपल जैसा नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पर स्टेला को लगने लगता है कि इकी उसके साथ ब्रेकअप करने के बात कर रहा है क्योंकि स्टेला ने अभी तक उसके साथ कपल जैसा कुछ भी नहीं किया है और वह बहुत ही थक गया है। स्टेला रो रही थी और इकी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों, पर दोनों इवेंचुअली बातें करके कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कपल जैसा कुछ करना चाहते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं कि वो अभी कभी किस करना चाहते हैं और फिर दोनों पहली बार डायरेक्ट किस करते हैं। और वापस आते हुए भी दोनों एक ही साथ बैठे हुए थे और उन्हें स्टूडेंट काउंसिल के 2 लोगों से बैटल करनी है जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अगले ही सीन में इकी तोमारो के साथ बैटल करा था जिसके पावर है हाई स्पीड और वो स्टूडेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव है। दूसरी ओर स्टेला बैटल कर रही थी साइजियो के साथ जिसके पावर है पावरफुल स्लाश। पर इकी और स्टेला दोनों ही बहुत ही इजीली अपने अपने ओपोनेंट को हराने में कामयाब रहते हैं और ये सब एक लड़के छुपकर देख रही होते जिसको कि हम लोगों ने पूल पर भी देखा था। उसी दिन शाम को चारों एक साथ वापस आ रहे थे और शिजुको हमेशा की तरह इकी को पकड़कर खड़ी थी जो तक स्टेला जल रही थी। तब एलिस इकी से पूछता है कि तुम कब तक उसे इग्नोर करते रहोगे। एक्चुअली वो स्टोकर की बात कर रहा है जो कि इकी को 1 हफ्ते से फॉलो कर रही है और इकी डिसाइड करता है कि पूछ लेते हैं कि आखिर बात क्या है। पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और वो भागने की कोशिश करती है पर पानी में गिर जाती है। उसे फिर निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर वो बताती है कि वो 3rd ईयर की आयासुजी है। आयासुजी सुनकर इकी पूछता है कि क्या तुम काइतो आयासुजी से रिलेटेड हो। आयासे बताती है कि वो उसके फादर हैं और इकी ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो एक ग्रेट सोर्समैन थे जिनको कि लास्ट समुराई के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने दुनिया भर की हर टूर्नामेंट को जीती थी और उन्होंने बहुत नाम भी कमाया था और वो अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे थे। पर क्योंकि वो एक ब्लेजर नहीं थे उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है, उन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं।
पर इक्की ने उनके वीडियोस को देखकर ही ट्रेनिंग करी है और खुद को बेहतर किया है। पर मैच में एक एक्सीडेंट की वजह से वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। पर अब शिजुको और स्टेला पूछती हैं कि आखिर वो इक्की को फॉलो क्यों कर रही थी, क्या उसके दिमाग में कोई गंदा ख्याल है। पर आयासे बताती है कि उसे स्पोर्ट्समैनशिप में थोड़ी बहुत असिस्टेंस चाहिए इक्की से। वो लगातार रोज प्रैक्टिस तो करती जा रही है पर चीज़ अभी तक ठीक से नहीं जा रही। इक्की कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकती है। और अगले दिन इक्की आयासे के साथ मॉक बैटल कर रहा था और वो समझ आता है कि आखिर आयासे बेटर क्यों नहीं हो पा रही, उसकी स्पीड अपने फादर जैसे क्यों नहीं हो रही, जबकि वो अपने फादर को बिल्कुल कॉपी कर रही है। और यही आयासे की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों का जेंडर अलग है इसलिए दोनों का बैलेंस भी अलग है और यही रीज़न है स्पीड के ना बढ़ने का। इक्की कहता है कि वो उसके पोस्चर को ठीक कर सकता है पर उसके बाद वो कभी अपने फादर को कॉपी नहीं कर पाएगी। आयासे कहती है कि उसे स्ट्रांग होना है, इसलिए इक्की डायरेक्ट पैर को पकड़कर आयासे के पोस्चर को ठीक करने लगता है, जिससे कि आयासे बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और स्टेला और शिजुको को इससे जलन हो रही थी। पर पोस्चर के ठीक करने के बाद आयासे जब अगेन ट्राई करती है, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और बैलेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और इससे आयासे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। पर शाम को आते समय इक्की आयासे से माफ़ी मांगता है तब उसे टच करने के लिए, पर आयासे बुरा नहीं मानी थी क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल उसके फादर की तरह है, जो कि उसे बहुत ही पसंद आया है। और उसे ऐसे लोग पसंद है जो कि एक गोल को लेकर पूरा फोकस्ड रहते हैं। स्टेला को तो इन सभी से जलन हो रही थी पर शिजुको को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि इक्की का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था और जब तक इक्की खुश है शिजुको को फर्क नहीं पड़ता है कि वो इक्की के साथ है या नहीं, बस वो इक्की को धोखा ना दे। और अभी तक शिजुको को नहीं लगता है कि वो किसी पर ऐसे भरोसा कर सकते जो कि उसे धोखा नहीं देगा। आयासे फिर बताती है कि वो इक्की के साथ और भी ट्रेनिंग करना चाहती है ताकि वो 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में एंटर कर सके। और अब उसी रात को स्टेला बताती है कि जब इक्की आयासे के साथ था उसे बहुत इनसिक्योर फील हो रही थी, पर इक्की कहता है कि वो सभी तो बस ट्रेनिंग के लिए था और स्टेला के अलावा और कोई भी नहीं है जिसे कि वो कभी भी पसंद कर सकता है। उसके कुछ दिन आयासे उनके साथ ऐसे ही ट्रेनिंग कर रही थी और ऐसा कुछ दिनों तक चलता है और दोनों के हेल्प के लिए आयासे उन्हें ट्रीट भी देती है, जिसका भरपूर फायदा स्टेला उठा रही थी। आयासे फिर बताती है कि वो कितनी ग्रेटफुल है कि वो इक्की की वजह से वो अपने फादर काइतो की तरह बनती जा रही है। इक्की कहता है कि ये सब कुछ तो तुम्हारे मेहनत का फल है। तब किसी दूसरे एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स वहीं पर आते हैं जो कि आयासे को जानते थे और उनमें से एक लड़का कुराउडो उससे बात कर रहा था, पर आयासे किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। इक्की उन्हें यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि आयासे डर रही है। कुराउडो कहता है कि माफ़ करना, बस एक जाना पहचाना चेहरा दिख गया तो बात करने आ गया था। और वो एज ए एपोलॉजी इक्की को जूस सर्व करता है और इक्की जैसे ही जूस को पीने जाता है कुराउडो उसके सर पे बहुत ज़ोरों से मारता है। और ये सब देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग भागकर चले जाते हैं। और वहाँ पर जो एक वेटर था वो पुलिस को कॉल करने जा रहा था पर एक लड़की उसे मना करती है। कुराउडो फिर कहता है कि मुझे स्पोर्ट्समैन लोगों को मारना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर स्टेला को अभी तक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। पर इक्की उसे रोकता है और कहता है कि उसके हाथों से ज़रूर स्लिप हो गया होगा, तो इस वजह से हम लोगों को फाइट करनी नहीं चाहिए। जबकि कुराउडो के हमले से इक्की के सर से खून निकलने लगा था। कुराउडो के दोस्त हंसने लगते हैं और कुराउडो फिर उसके मुंह पे थूक भी देता है, पर इक्की फिर भी कुछ नहीं करता और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि एक डरपोक के साथ फाइट करके उनकी इज्जत नीचे जाएगी। और उनके जाने के बाद स्टेला पूछती है कि आखिर उसने उन्हें जाने क्यों दिया। इक्की बताता है कि अगर वो अपने डिवाइस का यूज़ करता तो वो एक्सपेल हो सकता था और बिना डिवाइस का यूज़ करके उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो लड़का कुराउडो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तब वहाँ पर एक लड़का आकर बताता है कि कुराउडो डोनरो एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट है और वो हर उसको मारता है जो कि थोड़ा बहुत भी ऊपर आने की कोशिश करता है, खास करके अगर वो कोई सोर्समैन हुआ तो। और इक्की ने उसके साथ फाइट ना करके बहुत ही अच्छा किया है क्योंकि वो लास्ट ईयर के 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में टॉप 8 पर था। तब वही लड़की आती है और कहती है कि अगर वो लोग यहाँ पर फाइट को शुरू कर देते तो वो आकर उन सभी को ही रोकती। और ये दोनों हैं स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट मिसोकी और अकाउंटिंग इंचार्ज कानाटा। और मिसोकी फिर इक्की को हिल भी कर देता है। अब वहाँ से आते समय स्टेला पूछती है कि आखिर वो लोग कौन थे और उन्हें क्या चाहिए। और इक्की कहता है कि आयासे, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक मुझे कह सकते हो, मैं मदद करूंगा। और आयासे बात क्या है बताने जा रही थी, पर तभी इक्की के पास एक मेल आता है और चेक करने पर वो देखता है कि उसका अगला मैच आयासे के साथ ही है। और ये बात जानने के बाद आयासे वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर कुराउडो और उसके दोस्त इक्की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितना डरपोक है, पर कुराउडो अंदर बैठकर कुछ सोचे जा रहा था। अगले दिन इक्की हमेशा की तरह सभी लोगों को ट्रेन कर रहा था
और आयासे कल जो गई है उसके बाद वो नहीं आई और उससे अभी तक कोई बात भी नहीं हुई है। और शाम को इसी के बारे में इकी एलिस के साथ बात कर रहा था। एलिस कहता है कि आयासे किसी भी तरह 7 स्टार बैटल में एंटर करना चाहती है, पर वो ये भी जानती है कि वो इकी को हरा नहीं सकती है, तो वो जरूर मैच होने से पहले कुछ करने की सोचेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ था। आयासे ने इकी को मैसेज भेजा है कि रात को 3 बजे स्कूल के रूफटॉप पर मिलने आना। और क्योंकि वो जानते हैं कि आयासे कैसी लड़की है, तो वो कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश नहीं करेगी और इकी रात को जाने का डिसाइड करता है। पर एलिस पहले ही वॉर्न करता है कि अगर वो कुछ अजीब करने की कोशिश करती है तो इकी को पहले से मेंटली तैयार रहना होगा कि वो ज्यादा सोचे बिना दोस्ती को तोड़ सके। और फिर रात को इकी आयासे से मिलने जाता है, जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी। आयासे बताती है कि उसे कुछ पूछना है, क्या उसने और स्टेला ने प्रॉमिस किया है कि वो दोनों 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में फाइट करेंगे। इकी बताता है कि उन दोनों ने प्रॉमिस किया है कि वो दोनों दोबारा फाइट करेंगे, पर कहाँ पर यह मैटर नहीं करता है। आयासे पूछती है कि अगर उससे पहले उसके सामने एक ऐसा एनिमी आ जाता है जिसे कि वो हरा नहीं सकता है तो वो क्या करेगा। तो इकी बताता है कि वो फेयरली और अपने पूरे पावर का यूज करके फाइट करेगा, क्योंकि वो इतना ही कर सकता है। पर आयासे बताती है कि उसके केस में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कुछ भी करके जीत कर ही रहेगी। जिसके बाद आयासे अपना स्वॉर्ड को निकालती है और सुसाइड करने के लिए नीचे जंप कर देती है। और इकी उसे बचाने इटोसुरा अटैक का यूज करता है, क्योंकि इसी से वो उसे बचा सकता था, जो कि वो करता भी है। इकी फिर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और आयासे तब रिवील करती है कि उसने इकी से उसके इटोसुरा का यूज करवा दिया है, जिसे कि वो दिन में बस एक ही बार यूज कर सकता है। और कल उनके बैटल को बस अभी 10 घंटे बचे हुए हैं, यानी इकी सही टाइम पर रिकवर नहीं हो पाएगा और उसके जीतने के चांसेस अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इकी पूछता है कि आखिर वो जीतने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों है कि वो अपने प्राइड को ही छोड़ सकती है, पर आयासे कुछ बताती नहीं और चली जाती है। इकी उसके बाद बड़ी मुश्किल से कमरे तक पहुंचता है, जहां पर स्टेला उसे ऐसे देखकर हॉस्पिटल में एडमिट करती है और उसे होश कल 11 बजे आता है। और एलिस ने स्टेला और शिजुको को सारी बातें बता दी थी। तब सिंगुजी सेंसे इकी को ऑफिस में आने को कहती है, क्योंकि कल इकी ने प्रॉपर्टी को डैमेज की है। पर इकी बात क्या है वो नहीं बताता और पनिशमेंट को अपने ऊपर ही ले लेता है। इकी फिर सिंगुजी सेंसे से आयासे के बारे में पूछता है। सिंगुजी सेंसे बताती है कि 2 साल पहले उसके फादर काइतो एक 1-on-1 बैटल में हार गए थे, जब उनके स्कूल को चैलेंज किया गया था। और यह काम था डोनरो एकेडमी के कुराउडो का। और रूल्स के हिसाब से हारने के बाद आयासोजी फैमिली की बिल्डिंग्स और लैंड सब कुछ कुराउडो के पास चला गया। और उस दिन से लेकर आज तक काइतो को होश भी नहीं आया है। और वहीं पर आयास अपने फादर काइतो के बातों के बारे में सोच रही थी, जब उन्होंने कहा था कि हमेशा फेयरली काम करना, कमजोरों की मदद करना और इविल से दूर रहना, और कोई ऐसा बनना जिसके ऊपर तुम्हें नाज हो। पर यह चीज आयास से अभी तोड़ चुकी है, क्योंकि वो 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में कुराउडो को हराकर सब कुछ वापस पाना चाहती है। इसी के बारे में वो चारों भी बात कर रहे होते हैं और एलिस बताता है कि वो बैटल को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर इकी कहता है कि वो फेयरली और अपना पूरा जोर लगाकर फाइट करेगा। फिर वो स्टेला को उसके साथ कहीं पर आने को कहता है और अगला सीन शिफ्ट होता है मैच में, जिसके कमेंट्री के लिए यूरी भी आई हुई है। खैर उसके बाद सबसे पहले इकी एंटर करता है और फिर आयासे एंटर करती है। उसके बाद बैटल स्टार्ट होती है, पर किसी को भी आयासे के मैजिक एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उसने अभी तक उन्हें यूज ही नहीं करा है। उसके बाद इकी सबसे पहले अटैक करने आता है, पर उसे बीच में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि आयासे किसी ऐसे अटैक का यूज करती है जिससे कि इकी को बीच हवा में ही बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। और आयासे इस चीज को रोकती नहीं और फाइट के बीच बीच में इसे यूज करती रहती है। और ये सारे ट्रैप्स आयासे ने कल रात को ही आकर सेट करके रखा था। और उसकी एबिलिटी है कि वो स्पेस में अटैक्स को छोड़ सकता है और जब चाहे उनका यूज कर सकता है। मतलब कि अभी इस बैटल एरिना में ये अटैक्स हर जगह पर फैले हुए हैं, यानी इकी का यहाँ से कमबैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर मैच के शुरू होने से पहले ट्रैप्स को सेट करना एक फाउल है और इन चीज को अभी तक यूरी ने नोटिस भी नहीं किया है। इसलिए आयासे इन हमलों को जारी रखती है और एक के बाद एक कर्स लगाती रहती है, जिसके साथ वो सूड अटैक्स का भी यूज कर रही थी। और तब वो अपने स्पेशल अटैक का भी यूज करती है, पर इसे इकी समय रहते ब्लॉक कर देता है। तब हम उस समय को देखते हैं जब इकी यूरी से रिक्वेस्ट करने गया हुआ था कि बैटल में आयासे रूल्स के खिलाफ जा सकती है, पर इकी चाहता है कि उसे डिस्क्वालीफाई ना किया जाए और मैच को कंटिन्यू रखा जाए। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आयासे के साथ दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए यूरी ने अभी तक मैच को डिस्क्वालीफाई नहीं करा है, जबकि उन्हें इसके बारे में बहुत पहले ही पता लग चुका था। इकी फिर आयासे को बताता है कि आयासे के सोर्समैन के लिए ब्रीदिंग और टेक्निक्स सब कुछ अभी इधर उधर हो रखा है
और क्योंकि आया से इविल बनने की कोशिश कर रही है जो कि वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इकी कहता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, खुद के स्वॉर्ड पर भरोसा रखना होगा। पर आया से किसी भी हाल में इस मैच को जीतकर कुराडो को फेस करना चाहती है, इसलिए इकी भी कहता है कि वो आयासे के प्राइड को वापस ला कर रहेगा। और फिर वो परफेक्ट विजन अटैक का यूज करता है जिससे कि वो हर ट्रैप को डॉज कर पाता है। और फिर वो फाइनल ब्लो का यूज करके आयासे को हरा देता है। पर उसने आखिरी मौके पर अपने स्वॉर्ड को फैंटम फॉर्म में चेंज कर दिया था जिससे कि आयासे को कोई भी गहरी चोट नहीं लगती। आयासे पूछती है कि क्या वो ऐसा करके उसका इंसल्ट कर रहा है। इकी बताता है कि जब उन्हें एज में धकेल दिया जाता है तब उनके पास बस एक ही चीज होती है और वो है अपने स्वॉर्ड पर भरोसा रखना। और आयासे समझ पाती है कि वो खुद ही को धोखा दे रही थी और उसने जो किया है उसे उसका बहुत बुरा भी लग रहा है। इकी फिर कहता है कि वो आयासे की मदद करना चाहता है, उसने जो कुछ भी खोया है उसे वापस लाना चाहता है। आयासे पूछती है कि क्यों, क्योंकि उसने तो उसे धोखा दिया है। पर इकी कहता है कि एक दोस्त की मदद करने के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए होती। और आयासे इन बातों से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इकी से वो मदद भी मांगती है। इसके बाद हमें काइतो के बारे में बताया जाता है कि आयासे जब भी जूनियर हाई में थी तब काइतो ने एज ए स्पोर्ट्समैन रिटायरमेंट ले ली थी उनके हार्ट कंडीशन की वजह से। पर उन्होंने उस कंडीशन में भी टीचिंग को जारी रखा और स्वॉर्ड प्ले सिखाते रहे। और वो आयासे को 10E मूव टेक्निक भी सिखा रहे थे जो कि एक बहुत ही मास्टर हाई क्लास की टेक्निक है। पर आयासे तभी इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इमेच्योर थी। पर काइतो उसे ये सब कुछ इसलिए सिखा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और अभी प्रेजेंट में आयासे इकी और स्टेला काइतो के स्कूल की तरफ जा रहे थे जो कि भी कुराडो और उसके दोस्तों के पास है। कुराडो ऐसा बहुत से स्कूलों के साथ पहले भी कर चुका है। वो अनऑफिशियल स्कूल में आता है और उन्हें चैलेंज करता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। पर वो लास्ट ईयर के 7 स्टार फेस्टिवल में टॉप 8 पर भी रह चुका है, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और 2 साल पहले जब कुराडो ने अटैक किया था उसने बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड का यूज किया था, उसने अपने डिवाइस का यूज नहीं किया था। और फिर हमें 2 साल पहले काइतो और कुराडो के बीच के फाइट को दिखाया जाता है जिसमें कि कुराडो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही भारी पड़ रहा था, इसलिए आयासे और स्टूडेंट उन्हें पीछे हटने को कह रहे थे। पर ये एक स्पोर्ट्समैन के प्राइड के खिलाफ जाता है, इसलिए वो अकेले ही फाइट को कंटिन्यू रखते हैं और वो भी किसी के हेल्प लिए बिना। पर क्योंकि उनकी कंडीशन खराब थी वह कुराडो के खिलाफ एक पावरफुल हमले का यूज करने की कोशिश में हार जाते हैं और उन्होंने हारने के बाद माफी भी मांगी थी। आयासे को अभी बुरा लग रहा है कि अगर उसने तभी कुछ करने की कोशिश करी होती तो शायद आज चीजें अलग होती। फिर वो स्कूल पहुंचते हैं जिसका हाल कुराडो और उसके दोस्तों ने बहुत ही खराब करके रखी है। इकी जाकर कुराडो के बारे में उनसे पूछता है और अगले ही सीन में इकी कुराडो के सामने आ चुका था और वो डायरेक्ट ही कुराडो को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। और अगर वो जीतने में कामयाब रहता है तो कुराडो को ये सारी चीजें उन्हें वापस करनी पड़ेगी। पर कुराडो कहता है कि वो देखना चाहता है कि इकी से फाइट करने के लिए वो क्वालिफाइड है या नहीं। तो इकी कुराडो को उसके दोस्तों के ID कार्ड्स दिखाता है जिसका मतलब कि उसने उन्हें पहले ही हरा दिया है। इसलिए कुराडो भी ड्यूएल के लिए मान जाता है और अपना डिवाइस ओरोचिमारू को एक्टिवेट करता है। और ये नारुतो वाला ओरोचिमारू से ही इंस्पायर्ड है क्योंकि उसके स्वॉर्ड ओरोचिमारू की तरह सेफ शिफ्ट कर सकता है। इकी भी अपने स्वॉर्ड इंतसु को एक्टिवेट करता है और बैटल की शुरुआत होती है। कुराडो पहले हमला करता है और उसके हमले बहुत ही पावरफुल थे जिन्हें इकी पहले डिफेंड करता रहता है और बीच में वो एक फास्ट अटैक करने की कोशिश करता है पर कुराडो उसे ब्लॉक कर देता है। कुराडो इसके बाद अपने स्वॉर्ड फॉर्म को चेंज करता है और वो लॉन्ग रेंज से ही हमला करने लगता है और इसी से समझ आ रहा है कि उसका निकनेम आखिर स्वॉर्ड ईटर क्यों है। पर स्टेला को बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही क्योंकि वो जानती है कि इकी उससे बेहतर है। पर इसी बीच इकी अटैक कर रहा था और कुराडो के हमलों को समझने की कोशिश कर रहा था। पर तभी कुराडो अचानक एक स्पीड अटैक करता है जिससे कि इकी बस बाल ही बचा था। पर अभी तक उसे चीजें पूरी समझ आ चुकी है। कुराडो के रिफ्लेक्स बहुत ही तेज है। इकी और स्टेला जो कि फास्ट है उनके रिफ्लेक्स का टाइम है 0.1 सेकंड का, जबकि कुराडो के रिफ्लेक्स का टाइम है 0.05 सेकंड का, यानी उनसे भी आधा। यानी इकी जब एक हमले को कंप्लीट करेगा कुराडो उतने में 2 से 3 हमले तक कर सकता है और वो अभी तक इन्हीं का ही यूज कर रहा था। कुराडो भी कहता है कि इकी पहला है जिसने के पहले बैटल में इतना सब कुछ जान लिया है, पर वो कितना भी क्यों ना जान ले कुराडो श्योर है कि इकी कुछ भी कर नहीं पाएगा। और कुराडो 2 गुने स्पीड से अटैक करने लग जाता है जिन्हें इकी अच्छे से डॉज कर रहा था और डिफेंड कर रहा था। इसलिए कुराडो उसके बाद 4 गुना ज्यादा स्पीड से अटैक करता है पर इकी इन्हें भी रोक रहा था। पर डिसबैलेंस होने की वजह से कुछ कट्स लग गए थे और इकी भी इन हमलों से समझ गया था कि आखिर नेशनल लेवल पर कैसे फाइट होती है। कुराडो इसके बाद अगेन हमला जारी रखता है और इकी भी इनका जवाब बहुत ही बेखूबी से दे रहा था।
आयशा को उसमें अपने फादर काइतो नजर आ रहे थे, इसलिए वो उसे रोकने जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो नहीं रोकेगी तो शायद इकी का हाल भी उसके फादर की तरह हो सकता है। पर स्टेला उसे रोकती है क्योंकि ऐसा करने से वो अपना स्कूल वापस नहीं पा सकती है। स्टेला आगे बताती है कि इकी को इस बैटल में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और वो देखते हैं कि इकी फाइट के बीच में स्माइल कर रहा है क्योंकि वो हमेशा ताकतवरों से फाइट करके उन्हें हराना चाहता है। इसलिए इस बैटल में इकी और कुराउडो दोनों को ही बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। स्टेला फिर पूछती है कि काइतो के हारने के बाद उनके पहले शब्द क्या थे। वो ऐसा कहती है कि उन्होंने बस आई एम सॉरी कहा था, पर अगर कुराउडो कभी यहाँ पर आता ही नहीं तो वो हमेशा ही खुश रहते। पर स्टेला कहती है कि शायद ये बात सच ना भी हो क्योंकि लास्ट समुराई जिन्होंने इतना सब कुछ हासिल किया था वो अपने एबिलिटी को ऐसा जंग लगता हुआ देखना नहीं चाहते होंगे। ऑफ कोर्स कुराउडो ने जो भी किया है वो बहुत ही गलत है, पर काइतो के पास आकर उन्हें हेड ऑन चैलेंज करना मतलब यह मानना कि उनमें अभी भी दम है और इसी चीज से वो बहुत ही खुश हुए होंगे। और आखिरी समय पर उन्होंने कुराउडो से ही माफी मांगी थी कि वो अच्छे फाइट नहीं दे पाए। और आयशा भी इन बातों को जानने के बाद रोने लग जाती है क्योंकि वो ये सब कुछ पहले समझ ही नहीं पाई थी। मतलब कि वो एक स्पोर्ट्समैन होने के लायक ही नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एक स्पोर्ट्समैन आखिर कैसा फील करता है। पर तब दोनों देखते हैं कि बैटल में कुराउडो थकने लग गया था क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फास्ट हमले करता है, जिसकी वजह से उसके स्टेमिना भी बहुत ही जल्दी डिक्रीज होती है। कुराउडो कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो क्यों, है ना? तो इकी कहता है कि वो इस बैटल से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है कि वो इस बैटल को खत्म ही करना नहीं चाहता। कुराउडो कहता है कि तो तुम भी एक साइको हो। इकी फिर पूछता है कि जिस स्पोर्ट्समैन को हम दोनों एडमायर करते हैं क्या वो अपने आखिरी समय पर ऐसे हंस पाए होंगे? तो कुराउडो कहता है कि वो जिस तरह फाइट कर रहे थे उन्हें लास्ट समुराई कहा नहीं जा सकता है। इस हमले का यूज करने के बाद तुमने जो कुछ भी खोया है उन्हें मैं तुम्हारे पास वापस कर दूंगा। और वो फाइनल हमले के लिए आगे आने लगता है और ऐसा ही हमला काइतो भी अपने लास्ट मोमेंट पर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि कुराउडो ने रोक दिया था और उन्हें हरा दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं होता है और इकी उन्हें हरा देता है। और ये हमला और कोई नहीं बल्कि टेन-ई मूहो है, जिसको कि इकी ने ब्लेड स्टील का यूज करके आयशा से सीख लिया है। कुराउडो उसके बाद उसका नाम पूछता है और कहता है कि वो इस बैटल को 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में कंटिन्यू करेंगे और क्योंकि वो यहाँ पर हार चुका है वो इस जगह को छोड़ देता है। आयशा उसके बाद इकी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से इकी को इतना सब कुछ सहना पड़ा और ये भी कि वो अपने फादर के सक्सेसर नहीं बन सकती है, वो क्वालिफाइड ही नहीं है। पर इकी कहता है कि यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है क्योंकि अगर आयशा ने टेन-ई मूहो को डिटो याद ना रखा होता तो इकी आज उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो यहाँ पर हार जाता और कोई भी काइतो को आयशा से ज्यादा समझ नहीं सकता है। आयशा उसके बाद शुक्रिया कहती है और ये भी कि वो और स्ट्रांग होगी ताकि वो एक अच्छी सक्सेसर बन सके। उसके बाद नेक्स्ट सीन में स्टेला बताती है कि आयशा ने बैटल में जो चीटिंग करी थी उसने मान लिया है और इसीलिए पनिशमेंट के तौर पे उसे 10 दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। तभी आयशा का मैसेज आता है कि काइतो को होश आ गया है और उसके बाद वो दोनों क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर एलिस और शिजुकू आ जाते हैं, जिससे कि दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। अब नेक्स्ट सीन में सिर्फ स्टेला और इकी स्कूल के ट्रेनिंग कैंप जा रहे थे क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें स्पेशली 1 हफ्ते की छुट्टी दी है और स्टेला को लग रहा है कि ये उनका प्री मैरिटल ट्रिप है, पर बस में कोई और भी है जो कि उन पर नजर बनाए हुए है। दूसरी ओर शिजुकू बड़ी उदास बैठी थी क्योंकि ऑब्वियसली इकी उसके साथ नहीं है और अब शिजुकू घर भी जा रही है और एलिस को कुछ काम है तो वो भी कहीं पर जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्टेला को बहुत ही ठंड लग रही होती है तो इकी उसे अपना जैकेट उतार कर दे रहा था, पर तब उन्हें स्टूडेंट काउंसिल वेलकम करती है क्योंकि ट्रेनिंग कैंप में बस दोनों अकेले नहीं है। स्टेला फिर तोमारो के साथ बैडमिंटन खेल रही थी और बाकी सब बैठे हुए थे। इकी पूछता है कि आखिर उनका यहाँ पर काम क्या है, तो उसे पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप की साफ सफाई के लिए लाया गया है क्योंकि 1 महीने बाद एकेडमी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो यहाँ पर आकर ही ट्रेनिंग करेंगे। और मिसोगी बताता है कि वो सभी लोग कम पढ़ रहे थे इसलिए उन लोगों ने डायरेक्टर से बात करी थी और उन्होंने यहाँ पर इकी और स्टेला को यहाँ पर भेजा है। और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट तोका वो भी इकी से मिलना चाहती है, पर आज वो यहाँ पर नहीं आई है। पर स्टेला को बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि इकी और वो यहाँ पर अकेले होंगे और वो बहुत ही मजे करेंगे। दूसरी तरफ शिजुकू घर पहुँच गई थी। फिर स्टेला और इकी शाम को वाटरफॉल देखने के लिए निकलते हैं क्योंकि साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है। पर चढ़ाई करते हुए स्टेला की कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी और आज उसने खाना भी बहुत कम खाया है। पर स्टेला कहती है कि नहीं वो ठीक है और वो चढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी ओर शिजुकू को उसके फादर इस्सू के मिलने बुलाते हैं और यहाँ पर अभी बारिश आने वाली होती है और स्टेला की कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी
उसे एक बार को लगता है कि उन्होंने पहले जो किस करी थी कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, पर असल में उसे बहुत ही हाई फीवर हुआ है जिसकी वजह से वो अभी चल भी नहीं पा रही। और ठीक इसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है, पर लकीली उन्हें पास में ही एक वुडन लॉज मिल जाती है। पर गीले कपड़े होने की वजह से स्टेला को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इकी कहता है कि उसे अपने कपड़े निकाल देने चाहिए और उसे जैसे शर्म ना आए तो पहले इकी अपने कपड़े निकाल देता है। और स्टेला को याद आता है कि दोनों इसी तरह पहली बार मिले थे। स्टेला उसके बाद अपने कपड़े निकालने लगती है, पर वो इतनी ज़्यादा थक गई है कि वो खुद के कपड़े भी निकाल नहीं पाती, इसलिए इकी उसके कपड़े निकाल रहा होता है, पर ऑब्वियसली अंडरगारमेंट्स को छोड़कर। पर इसी में उसने खुद को बहुत ही कंट्रोल किया हुआ था जैसे उससे कुछ भी गलत हरकतें ना हो जाए। पर स्टेला फिर इकी को उसका टॉप भी निकाल देने को कहती है क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, और इकी उसे निकाल भी देता है पूरे कंट्रोल के साथ। पर उसका जो छोटा भाई था वो शायद कंट्रोल से बाहर आ गया था, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। पर स्टेला ये देखकर खुश हुई थी क्योंकि इकी उसे देखकर एक्साइटेड हो रहा था। स्टेला थोड़ी देर बाद इकी को मेन चीज़ करने के बारे में पूछती है क्योंकि वो ये करना चाह रही है, पर इकी थोड़ा सोचता है और फिर मना करता है क्योंकि वो पहले सबके सामने प्राउडली ये बताना चाहता है कि वो स्टेला से प्यार करता है, पर उससे पहले ये सब कुछ करना ये एक प्राउड वाली बात नहीं होगी। और स्टेला को भी इन बातों से खुशी होती है क्योंकि इकी उनके रिश्ते को लेकर बहुत ही सीरियस है। तब इकी को स्टूडेंट काउंसिल में से किसी का फ़ोन आता है क्योंकि उन्हें उनकी चिंता हो रही थी, और इकी उन्हें बता देता है कि वो एक वुडन लॉज में फंसे हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये सारी खबर वो आदमी एक और दूसरे आदमी को दे रहा था जो कहता है कि अभी वाइल्ड होने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर शिजुको फादर से मिलने आई हुई थी और वो घर भी वापस इसलिए आई है क्योंकि उसे मॉम ने एक लेटर लिखी थी जिसको कि उसके फादर इसुकी ने ही लिखने को कहा था। इसुकी कहते हैं कि उन्हें शिजुको को लेकर बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि वो अभी तक 12 के 12 मैचेस जीत चुकी है। तो शिजुको कहती है कि आपको इकी को लेकर भी प्राउड होना चाहिए क्योंकि उसने भी अपने सारे मैचेस जीते हैं, पर इसुकी इस पर कुछ भी नहीं कहते। दूसरी ओर लॉज के आसपास से कोई साउंड होने लगती है तो इकी बाहर आ जाता है चेक करने की आखिर बात क्या है। तो वो बाहर एक रॉक मॉन्स्टर को देखता है जो कि लॉज पर हमला कर रहा था, पर वो अपना हमला कर पाता इकी इटोसुरा का यूज करके स्टेला को बाहर ले आता है, जिसके बाद लॉज भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद इकी रॉक मॉन्स्टर पर हमला करके उसे भी बीच में से पूरा ही तोड़ देता है, पर उसके जितने भी टुकड़े हुए थे उनमें से और भी मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और वो एक साथ ही हमला करने लगते हैं। और ये इतने ज़्यादा हो चुके थे कि इटोसुरा के ख़त्म होते ही इकी अभी और कुछ कर नहीं पा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। और अब रॉक मॉन्स्टर स्टेला के पास भी जा रहे थे उस पर हमला करने, पर तब तोमारू आकर स्टेला को रेस्क्यू करती है और साइजियो आकर इकी की मदद करता है इन मॉन्स्टर्स को मारने में। यहाँ पर मिसोगी भी आया हुआ था जो समझ गया था कि ये एक स्टील वायर ब्लेजर का काम है जो कि बहुत दूर से इन्हें कंट्रोल कर रहा है। और अब तक टोमारू और साइजियो भी पकड़े जा चुके थे क्योंकि रॉक मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहे। एक को मारने से वो 2-3 में बदले जा रहे थे, पर तब एंट्री होती है तोका की जो एक ही बारी में सभी को तोड़ देती है और उन्हें ऐसा शौक देती है कि वो सभी एक साथ होकर हमला करते हैं। इसलिए तोका राइकरी अटैक का यूज करती है जिससे कि मॉन्स्टर तो खत्म होता ही है, पर जो इसका यूजर था उसे भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है और ये सब वही आदमी करवा रहा था। और यहाँ पर इकी ने अपने सामने ही तोका के पावर को देखी है जो कि लास्ट ईयर के 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में टॉप 4 पर थी और वो हागुन एकेडमी के सबसे पावरफुल भी है। तब शिजुको के पास नेक्स्ट बैटल का मेल आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट तोका के साथ ही है। फिर हमें शिजुको का पास्ट दिखाया जाता है जब वो एक अमीर बाप की बिगड़ी लड़की हुआ करती थी जो कि कुछ भी गलत कर दिया करती थी, पर उसे कोई भी कुछ नहीं कहता था, बस उसके फादर के पावर की वजह से। पर इकी ने उसे एक बार चाटा मारा था क्योंकि वो गलत कर रही थी और इसकी वजह से उसे बहुत मारा भी गया था। पर तभी से शिजुको ने इकी को फॉलो करने का डिसाइड किया था क्योंकि इकी ने बिना डरे सही का साथ दिया था जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और अब एकेडमी वापस आने के बाद इकी, स्टेला और एलिस उन रॉक मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे थे जिनकी न्यूज़ भी बनी है, पर उन्हें किसने भेजा था इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। एलिस फिर इकी से तोका के नेचर के बारे में पूछता है, पर इकी बताता है कि उसे बात करने का कोई मौका तक नहीं मिला है, पर वो इतना देख चुका है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके साथ कल शिजुको का मैच है, इसलिए वो अभी अपने सीनियर्स के साथ मॉक बैटल कर रही है जिनके पावर लाइटनिंग है। और शिजुको की एबिलिटी वाटर है जो कि लाइटनिंग के आगे कमज़ोर होनी चाहिए थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो मैजिक में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, तो उसकी जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, तो इस पर लाइटनिंग पड़ने से भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। पर इकी को फिर भी लग नहीं रहा कि शिजुको ये बैटल जीत पाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट 1-on-1 बैटल है, इसलिए उसे चिंता हो रही है। वो बस इतना चाहता है कि शिजुको को बैटल करने में बस चोट ना लगे।
उसके बाद जब शिजुको नहा रही होती है, स्टेला उससे बात करने आती है और पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो कल के बैटल को लेकर। शिजुको बताती है कि थोड़ी बहुत नर्वस तो वो है ही, पर इससे उसके बैटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तब स्टेला कहती है कि इकी को तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही है, तो खुद को बैटल में ज़्यादा पुश मत करना। इसके बाद शिजुको और एलिस इसी के बारे में बात करते हैं। एलिस बताता है कि उन लोगों ने राइकिरी को अपने सामने होता हुआ देखा है, इसलिए उनके लिए चिंता करना बनता है। पर शिजुको को लग रहा है कि इकी को उसकी चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि शिजुको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो ठान लेती है कि उसे अभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, नहीं तो वो और इकी दूर हो जाएंगे। और अभी उसका पहला टास्क है 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में एंटर करना। उसके बाद अगले दिन बैटल के लिए सभी लोग पूरे ही तैयार थे और दोनों अपने जगह पर आकर रेडी होकर खड़े हो चुके थे। शिजुको सोच रही थी कि उसे अपने लिमिट को आज पार करना ही पड़ेगा ताकि वो दिखा सके कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मैच की शुरुआत होती है, पर दोनों बहुत देर तक अटैक नहीं करते और वहीं पर खड़े रहते हैं क्योंकि वो दोनों ही चाहते हैं कि पहले दूसरा हमला करे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर एक गलती हो जाती है तो भारी पड़ सकती है। इकी स्टेला से कह रहा था कि तोका क्लोज रेंज के चैंपियन है, उसके पावर इतनी ज्यादा है कि उसका निकनेम उसके अटैक राइकरी पर रखा गया है और उसने जितने भी मैचेस में राइकरी का यूज किया है उसे जीत मिली है। पर वो पिछली बार 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में हार गई थी। पर जिसने टोका को हराया था वो एक लॉन्ग रेंज यूजर था, एक स्पीयर यूजर था, जो कि कभी टोका के क्लोज रेंज में आया ही नहीं और टोका को उस मैच में राइकरी का यूज करने का मौका मिला नहीं और वो मैच हार गई थी। मतलब कोई भी उसके क्लोज रेंज में आकर उसे बचकर जा नहीं सका है और ये बात शिजुको को भी पता है, इसलिए वो भी पास नहीं जा रही। पर उसके पास मैजिक का यूज करके लॉन्ग रेंज अटैक करने की बहुत ही अच्छी स्किल है। शिजुको तब दूर रहकर मैजिक से लॉन्ग रेंज अटैक्स करने लग जाती है और वो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी भी है और शिजुको इन अटैक्स को कंटिन्यू रखती है। पर तोका उन सभी अटैक्स को या तो ब्लॉक करते हैं या तो उन्हें डॉज कर देती है। पर ये सब करते हुए शिजुको आइस अटैक का यूज करके उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर से एक बहुत ही जायंट आइस का टुकड़े का यूज करती है। पर तोका इसको भी बहुत ही इजीली तोड़ देती है और अब मैच बिल्कुल नेक टू नेक आकर खड़ा हो गया था, दोनों बिल्कुल बराबर है। पर शिजुको सोच रही थी कि उसने एक ही साथ 2 मैजिक अटैक्स का यूज किया था, तो आखिर तोका बची कैसे? उसने आखिर इतनी जल्दी रिएक्ट किया कैसे? क्या वो कुछ ऐसा देख सकती है जो कि कोई और नहीं देख सकता? तोका उसके बाद अपनी स्पीड दिखाते हुए अटैक करती है, जिससे कि शिजुको बस बाल बाल ही बचती है। पर शिजुको समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो तोका को उसके पास आता हुआ देख क्यों नहीं पा रही और ऐसा क्यों हो रहा है, उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा, जबकि उसने तोका से कभी अपनी नजरें हटाई ही नहीं। इतने में टोका एक और अटैक करती है जो कि राइकरी अटैक था, जो कि वो कनेक्ट भी कर देती है। पर ये शिजुको का एक वाटर शैडो था। शिजुको समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे टोका के मूवमेंट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तोका इतने में अटैक्स को कंटिन्यू रखती है, जिससे कि शिजुको बस बाल बाल ही डॉज कर रही थी या तो ब्लॉक कर पा रही थी। स्टेला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इकी बताता है कि वो देख नहीं पा रही कि कब तोका उसके पास पहुंच रही है और इकी ने यह मूव पहले भी देखा है नैने के पास से। नैने तब आकर बताती है कि इस मूव का नाम है नुकियासी, जो कि कॉम्बिनेशन है स्टेप्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स का, और वो अगेन ये करके दिखाती है। एलिस पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर इसे काउंटर कैसे किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो माइक्रो सेकेंड में सब कुछ समझ जाए। सिंकुजी सेंसे तब आकर कहती है कि नैने और तोका के मास्टर एक ही है, तोराजीरो नांगो। आगे वो इकी को कहती है कि अगर तुमने इतनी जल्दी इसको समझ लिया है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि शिजुको यहाँ से जीत नहीं सकती है। पर इकी कहता है कि वेल जीतना तो मुश्किल है। स्टेला तब शिजुको के लिए चीयर भी करने लग जाती है, पर शिजुको को इसे कोई भी खुशी नहीं हो रही थी। पर शिजुको इसके बाद अपने लिमिट को पार करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे इकी और बाकी लोगों के साथ 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में जाना है। इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाने लग जाती है और वो कंटिन्यूस बहुत सारे अटैक्स करती है, मतलब बहुत सारे। पर तोका इन सभी अटैक्स को बीट करते हुए शिजुको पर हमला कर देती है, पर ये एक शैडो था और अगले कुछ हमले वो शैडो पर ही करती है। शिजुको तब मैजिकल फॉग को क्रिएट करती है, जिसमें कि बस वही फ्रीली मूव कर सकती है, इसलिए वो इसे फॉग के अंदर हमले को जारी रखती है और उसे एक ऐसा स्पॉट मिल गया था जहां से वो पीछे से हमला कर सकती थी। पर वो जैसे ही पास पहुंचकर हमला करती है, तोका उसे राइकरी से हिट कर देती है और यहाँ पर शिजुको की हार होती है। इकी भी इस मैच को देखकर इतना तो समझ गया था कि शिजुको का लास्ट हमला बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही अच्छा भी था, पर तोका ने इस हमले को होने नहीं दिया। मतलब कि यहाँ पर शिजुको नहीं हारी है, बस तोका जीत गई है। फिर उसी रात को जब शिजुको को होश आता है, सभी लोग उससे मिलने के लिए आए हुए थे, पर वो कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती है, इसलिए स्टेला और इकी बाहर आ जाते हैं। पर स्टेला को शिजुको की चिंता हो रही थी, पर इकी जानता है कि शिजुको अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो इसको लेकर बहुत ही खुश है। पर वहां से एलिस नहीं गया था,
क्योंकि वो जानता है कि शिजुको कैसा फील कर रही है और वह यहाँ पर खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है और एलिस उसे यहाँ पर संभालती है। और शिजुको के हार की खबर उसके डैड इसुकी के पास भी पहुंच गई थी, जिसके पास वो आदमी खड़ा था जो कहता है कि अभी अगले मूव की बारी आ चुकी है और इसुकी भी उसे खुली छूट दे देते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन में स्टेला अपने 14th बैटल जीत चुकी थी, जिसके बाद वो शाम को इकी के साथ शेयर कर रही थी और कह रही थी कि इकी के ट्रेनिंग की वजह से आज मैच के बाद भी उसमें ताकत बची है। फिर वो प्रॉमिस की बात करती है कि वो दोनों 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के फाइनल्स में फाइट करेंगे, जिसके बाद दोनों किस भी करते हैं और यह फोटोज कोई खींच लेता है। अब अगले दिन सिंकुजी सेंसे इकी से बात कर रही होती है, उस आदमी को लेकर जिसका नाम है अकाजा और वो नाइट फेडरेशन का मेंबर है। और इकी भी उससे पहले मिल चुका है क्योंकि अकाजा कुरोकाने फैमिली के ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है और वो अभी इसुकी के अंडर काम करता है और वो अभी एथिक्स कमिटी जापानीज ब्रांच का हेड भी है। और अकाजा को रिसेंटली एकेडमी के आसपास भी देखा गया है और ऐसा लग रहा है कि वो जो भी कर रहा है खुद ही से ही कर रहा है, किसी के ऑर्डर लिए बिना। इकी कहता है कि अगर वो एकेडमी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है तो वो इस एकेडमी को छोड़ने को तैयार है, पर सिंकुजी सेंसे कहती है कि एकेडमी के हर बच्चे को प्रोटेक्ट करना उनकी ड्यूटी है। अब वहाँ से इकी स्टेला के साथ स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस जाता है क्योंकि उन्हें बुलाया गया है। अंदर चलकर वो देखते हैं कि तोका बहुत ही फ्रेंडली है और वो खुद को भी इंट्रोड्यूस करती है और तोका का ऐसा नेचर होगा उन दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद वो सभी मिलकर कुछ बच्चों से मिलने जाते हैं जिनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है और तोका और मिसुकी भी पहले ऐसे किसी जगह पर रहा करते थे और उन सभी को यहाँ पर इन बच्चों के साथ बहुत ही मजा आ रहा था। फिर खाना बनाते हुए इकी तोका को शुक्रिया कहता है उस दिन जंगल में उन्हें बचाने के लिए और शिजुको के साथ एक अच्छे फाइट के लिए भी। और बातों बातों में हमें तोका के नोबल आर्ट यानी पावर के बारे में भी पता चलता है। ह्यूमंस जो भी फंक्शन करते हैं वो कमजोर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचा कर करते हैं और क्योंकि तोका एक लाइटनिंग यूजर है वो इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पढ़ सकती है, यानी कहें तो वो माइंड रीड कर सकती है। इसलिए शिजुको के सडन अटैक्स और ट्रैप्स के बारे में तोका को पहले से ही पता लग चुका था और क्योंकि अभी खाना पक चुका है वो दोनों को ही जाकर रेस्ट करने को कहती है। पर इकी सोच रहा था कि यह तो उसकी एबिलिटी हुई, पर आखिर उसके स्ट्रेंथ का राज क्या है। मिसोगी बताता है कि वो और तोका बचपन में ऐसे ही किसी जगह पर रहा करते थे जहाँ पर ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनके लिए अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस थी। उन्हीं में से एक बच्चा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था और वो अंदर से पूरा होपलेस भी था क्योंकि उसी के ही पेरेंट्स ने उसे मारने की कोशिश करी थी, पर तोका ने कभी हाल नहीं छोड़ी और उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बनाने में कामयाब रही। क्योंकि तोका का मानना यह है कि डेथ होने से पहले उसके पेरेंट्स ने उसे जो खुशी दी है ये खुशी वो सभी लोगों के साथ बांटना चाहती है और वो सभी बच्चों को हिम्मत भी देती है आगे बढ़ने की, मतलब कि दूसरों की मदद करना ही उसके सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। और वहां से वापस आते हुए भी इकी इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसकी यानी इकी के सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद जब दोनों बस से उतरते हैं एलिस, कागामी और शिजुको भागकर आते हैं और उन्हें न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें कि दोनों के किस की फोटो छपी थी और दोनों के अफेयर के बारे में लिखा गया था जिसमें कि बहुत सारे झूठे क्लेम्स किए गए थे। और क्योंकि स्टेला एक कंट्री की प्रिंसेस है तो ये खबर बहुत बड़ी हो गई है। तब आकाशा वहां पर आया था इसे न्यूज़ को लेकर और वो इकी को उसी के साथ चलने को कहता है क्योंकि एथिक्स कमेटी ने उसे समन किया है। एथिक्स कमेटी का काम होता है देखना कि सभी ब्लेजर्स और मैजिकल नट्स प्रॉपर्ली बिहेव करें, पर स्टेला जाने के बिल्कुल अगेंस्ट थी क्योंकि इसमें जो भी कुछ लिखा गया है वो सभी कुछ झूठ है। पर इकी फिर भी चलता है क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है और वो इसे सॉल्व करना चाहता है और उसे टोक्यो के एक अननोन जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। नेक्स्ट डे केस की स्टार्टिंग होती है। इकी उन्हें बताता है कि उन लोगों ने डेट करना कब से शुरू किया है और वो ये भी बताता है कि उन लोगों ने कोई भी इंडिसेंट हरकतें नहीं करी है और वो दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस भी हैं। वहीं पर नैने और सिंगुजी सेंसे इसी को लेकर बात कर रहे थे कि आकाशा किसी भी तरह इकी को डिस्क्वालीफाई करना चाहता है, पर क्योंकि ब्रांचेस डायरेक्टली यह काम नहीं कर सकती हैं इसलिए इकी पर ये सारे फर्जी केसेस लगवाए जा रहे हैं। दूसरी ओर हर हियरिंग के बाद इकी को एक सेल में लाकर रखा जा रहा था जब तक कि नेक्स्ट हियरिंग का टाइम ना हो जाए। दूसरी ओर स्टेला अपने 15th बैटल जीत चुकी थी, पर उनके अफेयर की खबर की वजह से सभी लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे और अभी इकी के सिलेक्शन मैचेस उसी बिल्डिंग में करवाए जा रहे थे ताकि आने जाने में कोई भी समय बर्बाद ना हो। और जो भी ओपोनेंट है उसे यूरी लेकर आ रही थी और इकी इस मैच को बेर मार्जिन से ही जीत पाता है
पर दोनों के अफेयर की खबर की वजह से बात बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी। इसलिए स्टेला सोचता है कि उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर शिजुको वाटर अटैक करते हुए कहती है कि तुम यह क्या कर रही हो, ताकि वो उनके रिश्ते को बचा सके और स्टेला की कोई भी बदनामी ना हो। और अभी स्टेला भी इस बात को समझ पाती है और उसी रात को वो अपने थोड़े बाल काट देती है। और वहीं पर इकी अपने एक और मैच जीत चुका था, पर वो मैच के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुका था और यूरी उसे देखने के बहाने उसे कुछ दे देती है। और सेल में जाकर इकी जब इसे चेक करता है तो इसमें स्टेला के बाल ही थे, जिसका मतलब ये है कि स्टेला अभी भी उसी के साथ खड़ी है। और ऐसे करते हुए दोनों अपने अपने जगह पर बैटल करते रहते हैं। और इकी एक दिन अपने फादर इसुके से बात करने की रिक्वेस्ट करता है, जो कि ब्रांच लीडर है, और इसुके भी उसे मिलने के लिए मान जाते हैं। इकी उसके बाद उनसे मिलने जाता है, जहाँ पर इसुकी उसकी तारीफ करते हैं कि कैसे उसने अभी तक अपने सारे मैचेस जीते हैं। इकी भी कहता है कि वो पहले से भी बहुत ही इम्प्रूव कर चुका है, पर अगर वो 7 स्टार बैटल फेस्टिवल को जीत पाता है तो क्या इसुकी उसे एक्नॉलेज करेंगे। तो इसुके बताता है कि उन्होंने इकी को हमेशा से एक्नॉलेज किया है, पर उनका मानना यह है कि अगर किसी के पास टैलेंट नहीं है तो उसे वो काम करना भी नहीं चाहिए। और इकी को लेकर उनका यही मानना है, मतलब इसुकी इकी को लेकर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो कभी कुछ कर सकता है। और ये चीज़ इकी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। इकी इसके बाद अपने नेक्स्ट बैटल भी जीत जाता है, पर इकी अपना पर्पस खो चुका था, क्योंकि वो अभी तक बस ये चाहता आ रहा था कि उसके फादर उसे एक्नॉलेज करे और उसे कमज़ोर ना समझे। पर सच तो यह है कि इसुकी उसे लेकर कुछ भी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। इसके बाद आकाज़े बताता है कि उसका फाइनल सिलेक्शन मैच होगा प्रेसिडेंट तोका के साथ, जो होगी एकेडमी स्टेडियम में सभी लोगों के सामने। और ये अभी तक का इकी का सबसे मुश्किल मैच। नेक्स्ट सीन में इकी बैठकर सोच रहा था कि वो एक वर्थलेस है, तो आखिर वो क्या ही कर पाएगा। दूसरी ओर शिजुको तोका के बुलाने पर उसे मिलने के लिए आई हुई थी, और तोका कल के मैच के बारे में बात करती है कि उसे भी पता है कि बाहर कुछ गड़बड़ चल रही है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। पर उसे पता है कि इकी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, पर वो ये जानती है कि इकी फिर भी बैटल के लिए आएगा और वो भी बिल्कुल फेयर तरीके से ही बैटल करेगी। पर वो चाहती है कि शिजुको इकी को इस बैटल को गिव अप कर देने को कह दे, क्योंकि वो इकी को कमजोर समय में उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती है। वापस आकर शिजुको यह बातें एलिस के साथ डिस्कस करती है, पर इकी से क्या बातें करनी है यह तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इकी को शिजुको ही सबसे अच्छे से जानती है। दूसरी ओर तोका भी ऐसे बैटल में हिस्सा लेकर 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में जाना नहीं जा रही थी, और उसके पास अभी और कोई चॉइस भी नहीं बची है। फिर हम इकी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास बैठा हुआ था। तब सीन कट होता है अगले दिन को, और आज सभी फाइनल बैटल्स होने वाली हैं, जिनमें कि स्टेला और एलिस का फाइनल मैच भी है। पर खास करके इकी और तोका के बैटल को ही टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और नैने और सिंगुजी सेंसे इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आकाज़ा ने इकी को पूरे वर्ल्ड में बदनाम करने का डिसाइड कर चुका है। तब नैने और तोका के मास्टर नांगो सेंसे भी स्टेडियम में आते हैं बैटल को देखने, क्योंकि तोका के साथ आज बैटल होगा इकी का, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। तब आकाज़ा, जो कि पीछे बैठा हुआ था, कहता है कि नांगो सेंसे और इकी के ग्रैंडफादर योमा एक ही जमाने के राइवल हैं। आकाज़ा फिर यह भी हिंट देता है कि शायद ये मैच कैंसिल भी हो सकता है। और तभी अनाउंस किया जाता है कि मैच का टाइम हो चुका है, पर अभी तक इकी मैच के लिए नहीं पहुंचा है, और अगर वो 15 मिनट के अंदर नहीं पहुंचता है तो ये मैच तोका बाय डिफॉल्ट ही जीत जाएगी। सिंगुजी सेंसे इसके बारे में आकाज़ा से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इकी को कार से यहाँ पर लाया जाएगा। पर आकाज़ा कहता है कि शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई होगी, क्योंकि जब इकी को कार के लिए पिकअप करने के लिए गए थे तो वो उससे पहले वहाँ से निकल गया था। पर ऑब्वियसली यही आकाज़ा का प्लान है कि इकी एकेडमी तक कभी पहुंचे ही ना, और वो उससे पहले डिस्क्वालीफाई होकर हार जाए। पर तब हम लोग इकी को देखते हैं, जो कि बहुत थक गया था, पर वो भाग रहा था एकेडमी पहुंचने के लिए, और उसे अपने ग्रैंडफादर योमा की बातें याद आ रही थी। पर उसका एक सेल्फ कह रहा था कि बुढ़े की बात को मत मानो, इससे बस तुम्हें ही तकलीफ होगी। हर किसी की कोई ना कोई लिमिट होती है और वो उसे पार नहीं कर सकता है, और वैसे ही तुम भी कभी तोका को हरा नहीं सकते, तुम्हें बस चोटें ही पहुंचेंगी। पर उसके दिल में अभी भी आग जल रही थी कि वो ये हासिल कर सकता है। तब शिजुको उसे पकड़ती है, क्योंकि वो एकेडमी के बहुत ही पास पहुंच गया है, और उसके जितने भी चाहने वाले हैं वो सभी इकी के लिए चीयर कर रहे थे, जिसमें स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी हैं। और इतने सारे लोगों का साथ पाकर, खास करके स्टेला का, जो कि 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के लिए क्वालिफाई कर गई है, इकी को याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो स्टेला के साथ 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के फाइनल में फाइट करेगा। तो अभी उसे कुछ भी करके इस मैच को जीतना होगा और क्वालिफाई करना होगा। और फिर दोनों बैटल के लिए स्टेडियम में आ जाते हैं, पर आकाज़ा बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था कि आखिर वो यहाँ पर पहुंचा कैसे।
इतने में एलिस भी मैच को जीतकर इस मैच को देखने के लिए आ जाता है। नैने फिर आकाजा से पूछती है कि आखिर इकी की कंडीशन इतनी खराब क्यों है, आखिर तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। तो आकाजा कहता है कि शायद वो सही से सोया नहीं होगा। यहाँ पर तोका माइंड रीड करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो इस बैटल को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और वो इकी के साथ बेसब्री से फाइट भी करना चाहती है और इकी भी बिल्कुल यही चाहता है। और मैच के स्टार्ट होते ही इकी इटोसुरे अटैक को यूज़ करता है क्योंकि अगर तोका को हराना है तो उसे डायरेक्ट ही अटैक करना होगा। और तोका भी जानती है कि उसे बस इकी के एक ही हमले को डोज करना है और उसके बाद ये मैच उसके मुट्ठी में आ जाएगी। पर इकी तो इसी एक स्विंग में अपनी सारी एनर्जी को लगाने का सोच चुका है, जबकि क्लोज रेंज फाइट तोका की स्पेशलिटी है और दोनों ही अभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हमले के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं जिससे कि एक धमाका होता है। और इस हमले के बाद तोका के सोड टूट चुकी थी और वो मैच को हार गई थी और इस मैच को जीत लिया था इकी ने, पर वो भी इस हमले के बाद बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। और ये बात जानकर कुराडो भी खुश हुआ था क्योंकि उनका हिस्सा अभी बाकी है। पर इकी ये मैच कैसे जीत गया आकाज़ा समझ नहीं पा रहा था। नांगो सेंसे बताते हैं कि तोका ने अपनी पूरी कोशिश करी थी पर इकी ने अपनी पूरी ताकत बस एक ही स्विंग में डाल दी और मैच को उसने जीत लिया। और वो कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है, वो एक ऐसा है जो कि लिमिट के पार जा चुका है, जहाँ पर उसने सारी ही लिमिट को पार कर दी है। पर आकाज़ा को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए वो खुद ही इकी पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। पर स्टेला ऐसा होने नहीं देती और फिर वो इकी के पास से जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। पर इकी इतना ज़्यादा थक गया था कि स्टेला उसे संभालती है। स्टेला फिर इकी को बताती है कि आखिर वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और उसके जो गर्माहट है वो इकी को भी बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। इकी फिर कहता है कि उसे कुछ कहना है और वो सभी लोगों के सामने पूछता है कि क्या तुम मेरे फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगी। यह सुनकर स्टेला एक सेकंड के लिए पूरी शौक रह गई थी। फिर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे अपना ब्राइड बना लो और फिर दोनों सभी लोगों के सामने लाइव टीवी में किस भी करते हैं। और क्योंकि यह लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, स्टेला के डैड ये देखकर इकी के डैड यानी इसुकी को कॉल करके कहते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया है, मेरे देश में भी इसको लेकर बहुत बातें हो रही है। पर वो ये भी कहते हैं कि बड़ों के बातों में जैसे बच्चों को इन्वॉल्व किया ना जाए, उन्हें उन्हीं की तरह रहने दिया जाए और कोई भी उन्हें परेशान ना करे। फिर सीन शिफ्ट होता है जब सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को अनाउंस किया जाता है। कानाटा, क्योक्यो हागुरे, बोटान हागुरे, एलिस, स्टेला और लास्ट में इकी, टोटल 6 लोग। और तोका प्रेसिडेंट होने के नाते अनाउंस करती है कि उनके एकेडमी को 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में लीड करेगा इकी। और ऐसा कुछ इकी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तोका फिर कहती है कि मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है और मुझे खुशी है कि मैं तुमसे फाइट कर पाई। और ऐसी बातें इकी भी कहता है कि उसे भी खुशी है और क्योंकि उसकी ओपोनेंट तोका थी तो वो भी अपने लिमिट को पार कर पाए और वह बहुत ही खुश है। इकी फिर कहता है कि दूसरों से ऐसे एक्नॉलेजमेंट मिलना बहुत ही अच्छा फील करवाता है। नेक्स्ट सीन में इकी और स्टेला फ्यूचर के बातें कर रहे होते हैं। तब एलिस और शिजुको वहाँ पर आते हैं और शिजुको कहती है कि उनके ग्रेजुएशन को अभी 2 साल बाकी हैं, तो तब तक शिजुको स्टेला को सिखा देगी कि कुरोका ने फैमिली का हिस्सा बनने के लिए उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। और वह पहला रूल ये बताती है कि जब तक दोनों के शादी नहीं हो जाती है तब तक स्टेला इकी से एटलीस्ट 1 मीटर दूर रहेगी। और ये रूल खुद ही शिजुको ने बनाई है और क्यों बनाई है हम लोगों को पता है। और वो दोनों ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और उन्हें देखकर इकी हंस रहा था। और इस एनीमे का सीजन 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अभी तक इसके सीजन 2 नहीं आई है, पर जब भी आती है मैं इस पर वीडियो बना दूंगा।